तैयार हो जाइए बाजार के आखिरी 1.5 घंटे के एक्शन के लिए। पहले दिन हफ्ते के आज है कमजोरी के संकेत और एक अच्छा साइजेबल इंट्राडे करेक्शन आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आएगा। हर रोज हरियाली देखने की आदत, आज है पूरे लाल निशान से स्क्रीन भरी हुई। तो 1.5 घंटे में रिकवरी आएगी या फिर आज रहेगा पूरा कमजोरी का सेशन, लेंगे इसी पर राय और साथ ही करेंगे कल की तैयारी। तो स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। और अनिल जी, शुरुआत में ही बैंक निफ्टी 30,000 के नीचे फिसलते हुए देखकर खरीदारी आएगी या नहीं, आने वाले 1.5 घंटे के लिए बड़ी बातें क्या हैं सर? गिरावट बढ़ती हुई दिख रही, दिन के निचले स्तरों के आसपास बाजार, और जैसा आप कह भी रहे हैं कि अहम सपोर्ट लेवल के आसपास आता हुआ दिख रहा है बाजार, और ऊपरी स्तरों से तेज गिरावट। 13,600 के नीचे निफ्टी है तो 30,000 के नीचे बैंक निफ्टी है, और सेंसेक्स और निफ्टी दोनों रिकॉर्ड ऊंचाई बनाने के बाद अच्छे खासे कमजोर होते हुए दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं लगभग 650 अंकों का नुकसान सेंसेक्स में, तो बैंक निफ्टी 700 अंक कमजोर है इस वक्त। यूरोप के बाजारों से कमजोरी आती हुई दिखी है, 2 से 2.5% यूरोप के बाजार कमजोर है। डाउ फ्यूचर्स जो 100 पॉइंट ऊपर नजर आ रहे थे, वहां से अच्छी खासी अब प्रॉफिट बुकिंग होकर 70 अंकों की कमजोरी नजर आएगी। बैंक्स लीड कर रहे हैं इस कमजोरी को, आईसीआईसीआई, एसबीआई जैसे दिग्गज 4% कमजोर है, और वहीं से दबाव बाजार पर बनता दिख रहा है। दीप बिल्कुल। और अनिल जी, क्योंकि ये अहम सपोर्ट तोड़ा है, हालांकि अगर आप देखेंगे सर, डाउ फ्यूचर सिर्फ 100-125 अंक ही नीचे हैं, तो जैसे मॉर्निंग में थोड़ी गिरावट थी, उससे ज्यादा गिरावट नहीं हुई। यूके के बाजार 1% ही नीचे, जहां से ये प्रॉब्लम आई है, पर बाकी बाजारों में इसका ज्यादा भारी इंपैक्ट आते हुए दिख रहा है। तो किस तरह से रीड करें सर इस सिचुएशन को, और क्या चिंता यहां से और बढ़ सकती है मार्केट के लिहाज से? दीप, जब है ना आप एग्जाम में जाते हैं और वो ऑप्शनल क्वेश्चंस होते हैं ना कि 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 में से 5 ही आपको करने होते हैं, उसमें से आपको लगता है कि जो 5 क्वेश्चन है ना, जो ये 5 सब्जेक्ट ऐसे इनके तो पक्के आएंगे, इनकी तैयारी अच्छे से कर लेते हैं। बाकी 5 सब्जेक्ट में आ भी सकते हैं, नहीं भी आए, इनमें थोड़ा सा पढ़ के देख लेते हैं, हल्का फुल्का तैयारी करके चलते हैं आगे तो ठीक, नहीं तो जो 5 पक्के आएंगे वो तो हमने तैयारी तो कर रखी थी अमेरिका की, ठीक है ना, स्टिमुलस पैकेज या वहां के कोरोना की, और जिसकी कम तैयारी थी कि जिसकी वजह से भी कोई एग्जाम आपका बिगड़ सकता है, वो था यूरोप के बाजार। यूरोप में जिस तरह से कोरोना के मामले बिगड़ते हुए दिख रहे हैं, अब जर्मनी ने यूके की फ्लाइट्स बंद की है, और अब यूके खुद अपने आप में ज्यादा लॉकडाउन की तरफ आगे बढ़ रहा है, रेस्ट्रिक्शंस बढ़ा रहा है, ये थोड़ा सा भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। हालांकि अभी भी जो आपने कहा डाउ फ्यूचर्स उतने खराब नहीं है, 70 अंक की नीचे, लेकिन यूरोप में 2-2.5% की गिरावट कहीं कहीं कोरोना के बढ़ते हुए डर और खतरे की तरफ लौट रही है। दूसरी बात जो आज सुबह हम बात कर रहे थे कि धीमे धीमे 1.5-2 दिन के करेक्शन से हम आधे दिन के करेक्शन के आदी हो गए, आधे दिन से ज्यादा करेक्शन दिखता नहीं, और आखिरी 1-1.5 घंटे में निचले स्तरों से जो रिकवरी आती है, 2:30 बजे 2 बजे कौन सी एफआईज खुलती है और उनके पैसे जो आते हैं, और उसके बाद जो खरीदारी आती है, कम से कम आज अभी तक 2 बजे ही हैं, देखते हैं आधा घंटे और क्या होता है, लेकिन अभी तक वो खरीदारी के संकेत दिन भर के दौरान नहीं है। एक पहली डिप को जरूर खरीदा गया, वापस रिकवरी हुई, लाइफ टाइम हाई भी बनाया, लेकिन उसके बाद जो सप्लाई हुई वो थोड़ा सा मनोबल तोड़ने वाली है बुल्स का। तो देखते करेक्शन शुरू हुआ है, अब ये करेक्शन आज का 1 दिन का है, 1-1.5 दिन का है या गहरा है, ये थोड़ा वक्त लगेगा, पता लगेगा। लेकिन एक चीज साफ है दीप कि आज का करेक्शन शार्प तो है। आज के करेक्शन में पहली बार बैंक निफ्टी ने कुछ अहम लेवल को तोड़ा है, और उस अहम लेवल का जिक्र मैं अगर करूं तो आप देखिए 30,200, बैंक निफ्टी लगातार पिछले 2 हफ्तों से इस लेवल को नहीं तोड़ रहा था, इंट्राडे बेसिस पर भी, क्लोजिंग बेसिस पर तो 30,500 के नीचे भी बंद नहीं हो रहा था। तो आज पहली बार 2 हफ्तों के बाद 30,200 के नीचे आपको बैंक निफ्टी नजर आ रहा है, और निफ्टी भी 13,550, 13,600 के अहम सपोर्ट लेवल के नजदीक है। निफ्टी ने अभी तक 13,550 का लेवल नहीं तोड़ा, लेकिन उसके बेहद करीब है। तीसरी तरफ अगर आप देखें तो इंडिया विक्स में तेज उछाल आया है, और ये इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि थोड़ी सी वॉलेटिलिटी बढ़ने की आशंका है और थोड़ी सी कमजोरी बढ़ने की है। तो एक करेक्शन जिसका इंतजार था अब आता हुआ दिख रहा है, तो जो लोग करेक्शन की उम्मीद में थे उनके लिए करेक्शन सामने बनता हुआ दिखा है। अब ये 1 दिन का है या थोड़ा लंबा, 1 आध दिन में समझ में आएगा कि किस तरह से डेटा आते हैं, किस तरह से ग्लोबल मार्केट आपके लिए रिफ्लेक्ट करते हैं। लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है, आज का करेक्शन पिछले 2 हफ्तों में सबसे शार्प वाला और सबसे तेज, और स्क्रीन पर पूरी तरह से प्रॉफिट बुकिंग वाला, नहीं कि गैप डाउन ओपनिंग वाला। और गैप डाउन ओपनिंग वाले करेक्शन में आप थोड़े कंफर्टेबल ज्यादा रहते हैं, लेकिन स्क्रीन पर अच्छी खासी सप्लाई आती है तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा आज के डेटा कैसे दिखते हैं। लेकिन सिंपल सी चीज है, कब किस वजह से करेक्शन आएगा और कितना आएगा, ये अंदाजा लगाने के बजाय ये कि आप अपनी ट्रेडिंग पोजीशन को इस तरह से मैनेज करें कि आप
अगर ट्रेड में गलत भी है तो आपका नुकसान लिमिटेड हो, वो बहुत जरूरी है, इसकी सावधानी रखना चाहिए। आइए बढ़ते हैं आगे और बाजार 30,000 के लेवल पर निफ्टी पर, बैंक निफ्टी पर है, 13,550 के लेवल को निफ्टी पर होल्ड करते हुए। आइए बसीन साहब तैयार हैं हमारे साथ, करते हैं उनका स्वागत क्लोजिंग शो में। नमस्कार बसीन साहब, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो जिस करेक्शन की बात कर रहे थे, थोड़ा नजर आ रहा है स्क्रीन पर इस वक्त, आज थोड़ा साइजेबल दिखा है, एक आध दो दिन का है या सर थोड़ा लंबा लग रहा है? बताएं जरा एक बार आउटलुक और साथ ही आपके अपडेट्स भी, क्योंकि आपके शॉर्ट कमाल करते हुए दिख रहे हैं। टाटा मोटर्स, मदरसन सुमी, दोनों स्टॉक एकदम परफेक्ट शॉर्ट गिरते हुए नजर आ रहे हैं, बताएं सर। तो अनिल जी देखिए, इसमें शर्मा शर्मी नहीं है। मार्केट कैन बी डिसेप्टिव बट यू हैव टू रेज कैश। अब ये नहीं कि यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर 200 पॉइंट जा नहीं सकती, मगर आर यू कंफर्टेबल विद द वैल्यूएशन, ये अपने आप से सवाल पूछो। मैंने जैसे आपको कहा था, गधों के सींग नहीं होते। जो 8,000 पे इतना कुछ बेच के गए थे, अब 14,000 पे अगर तेजी करते हैं तो ट्रेडर के लिए बहुत अच्छा मौका है, लेकिन इन्वेस्टर के लिए कोई कंफर्ट नहीं है। सो ऑल्सो ये जो ग्लोबल आपके सामने बातें हैं, मैं आपको 15-10 हफ्ते से जिक्र कर रहा था कि ये सब आ सकता है। अनिल जी मैं अभी भी सोचता हूँ, आप जो 8,000 पे याद है कुछ कहते थे, नहीं लेना नहीं लेना नहीं लेना, आप ध्यान कीजिए, अगर आपको मौका चाहिए तो मौका बहुत आपको नीचे मिल सकता है। This is not a good entry point. So I would be very, very wary of buying anything on a longer term basis. If you are a short term trader, then you are getting opportunities on both sides. So be very, very careful of the market. It can be deceptive. Flows are not the only driving factor. If the market gives you a correction, you must have cash to buy that time. ये simple principle है अनिल जी। ठीक बात है, बिल्कुल थोड़ा सावधानी रखें, कैश पे रहें। ट्रेडिंग है तो ट्रेडिंग के लिए आज से अलग है, लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए एंट्री के लिए ये सही वक्त नहीं है, और ये वसीम साहब काफी समय से आपको कह भी रहे हैं और आज वो आपको स्क्रीन पर नजर भी आ रहा है। बताएं सर अब आपकी पिक्स और साथ ही अपडेट्स भी। तो सुबह आपको 55 साढ़े 55 में मदरसन सुमी दिया था, 149 रुपए बिक गया है। इससे अच्छा आपको क्या ट्रेड मिलेगा? 4% आपको सीधा मिला है। टाटा मोटर आपको शॉर्ट कराया था 78 पे, वो 71 रुपए बिक गया है, 4% इसमें मिला है। और साथ में बाय के लिए दिया था ब्रिटानिया और आइडिया पे मैं बहुत बुलिश हूँ। अभी भी मैं सोचता हूँ एनी डिक्लाइन इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, बिकॉज दिस इज स्टैंडिंग आउट, और उसको जो लो कॉस्ट ऑफ मनी है इट विल हेल्प इट राइड इट स्टॉर्म। साथ में आइडिया एंड भारती आर रेजिंग प्राइसेस, आरपूज आर द हाईएस्ट लास्ट 3 years. I have no question that their net interest ARPUs are going to be very, very strong. अब अभी के लिए आपके पास 2 सेल हैं, दोनों सेल कॉल्स हैं सर। पहली बात, महिंद्रा फाइनेंस बेचिए, ये अभी मैंने 71 में बेची है, 75 रुपए 60 पैसे का स्टॉप लॉस है, 61 का टारगेट। और दूसरा बेचिए एनटीपीसी 101 में बेचिए, 103 का स्टॉप लॉस, 95 का टारगेट। ओके तो 2 स्टॉक्स बेचने की राय है। M&M फाइनेंस ये है पहला स्टॉक जहां पर बिकवाली करने की राय बसंत साहब की तरफ से। 171.50 171.5 के आसपास बेचिए। 175 रुपए 60 पैसे 175.60 ये है आपके लिए स्टॉप लॉस का लेवल। 161 का टारगेट बनेगा आपके लिए। और नीचे की तरफ एक और बेचने के लिए NTPC है, या 101 की रेंज में आपको शॉर्ट करना है। 103 का स्टॉप लॉस, 95 रुपए का टारगेट, ये है आपके लिए इस वक्त। शुक्रिया बसंत साहब। 2:50 पर फिर से आपसे करेंगे मुलाकात और पूछेंगे कि क्या कुछ और करना चाहिए इस तरह के मूड माहौल में। आइए बढ़ते आगे, और हमारे साथ हमारी टीम तैयार है बताने के लिए आपको सारे खबरों वाले शेयर और इवेंट्स। मानसी बताएं कौन सी इवेंट्स पर रखनी है नजर? शुक्रिया अनिल सर, गुड आफ्टरनून। आज एम्बेसी ऑफिस पार्क रेट के QIP के फाइनल प्राइस और इशू पर फैसला होने वाला है, इस पर नजर है। इसके अलावा वित्त मंत्री की प्री बजट बैठक का दौर आज भी चलेगा और आज इंफ्रा, एनर्जी और पर्यावरण पर खास चर्चा होने वाली है। सेबी शेयर डीलिस्टिंग नियमों पर राय देने की आखिरी तारीख है। ये विस्तृत समीक्षा के लिए कंसल्टेशन पेपर जो है वो सेबी की तरफ से जारी कर दिया गया और आज राय देने के लिए आखिरी तारीख होगी। बोरिस जॉनसन आज शाम एक इमरजेंसी रिस्पांस मीटिंग कर सकते हैं और इस मीटिंग में ट्रैवल और फ्रेट के नियमों पर चर्चा होने की संभावना है। कल 22 दिसंबर के दिन
प्री बजट बैठक खत्म होने के बाद प्रेस रिलीज जारी होगी। एग्रीकल्चर एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के साथ प्री बजट मीटिंग होगी। वहीं मेजेस्को के डिविडेंड में हिस्सा लेने का आखिरी मौका कल होगा। अगर डिविडेंड में हिस्सा लेना है तो शेयर्स खरीदने का आखिरी मौका कल होगा, क्योंकि 25 दिसंबर जो है रिकॉर्ड डेट तय की गई है। बुधवार 23 दिसंबर के दिन मेजेस्को 974 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड के लिए 23 दिसंबर एक्स डेट होगी। वहीं धामपुर शुगर मिल्स पर फोकस रहेगा। बोर्ड बैठक होने जा रही है। डिस्टिलरी क्षमता विस्तार पर इस बैठक में विचार किया जाएगा। पीसी ज्वेलर्स 23 दिसंबर को प्रमोटर को शेयर जारी करने पर एक बोर्ड बैठक करने वाले हैं। प्रमोटर की तरफ से कंपनी को जो अनसिक्योर्ड लोन दिए गए थे उसके एवज में ये शेयर जारी किए जाएंगे, तो इस पर एक बोर्ड मीट होगी। वहीं असाई सोंगवांग कलर्स का बायबैक जो है वो बंद होता हुआ दिखेगा। कंपनी 330 रुपए प्रति शेयर के दाम पर 2,45,000 शेयर का बायबैक करने जा रही है। तो ये है वो तमाम इवेंट्स जिन पर आपको रखनी है नजर रखनी है मार्केट्स भी, लेकिन मार्केट के साथ साथ उन तमाम खबरों पर जहां के दम पर किसी न किसी स्टॉक में एक्शन आपको आता हुआ दिखेगा। स्टॉक्स के एक्शन को आगे बढ़ाते हैं, खबरों वाली शेयर ले उससे पहले वागले साहब तैयार है क्लोजिंग शो के पहले बिगुल के साथ वागले का वंडर। वागले साहब स्वागत है आपका। नमस्कार, बताएं सर आपका क्लोजिंग शो का पहला बिगुल किस स्टॉक के लिए सर बताएं। अनिल जी गुड आफ्टरनून, दीपांशु गुड आफ्टरनून। अनिल जी पहले तो मुझे इतनी बड़ी गिरावट लग नहीं रही थी, मुझे लग रहा था एक 50-70 पॉइंट नीचे गिर के ये बाउंस बैक होगा, जो नहीं हुआ। संकेत क्लियरली ये है कि और थोड़ा सा डाउनसाइड है और बैंकिंग स्पेस में मुझे वीकनेस दिखाई देती है। आरबीएल में बेचूंगा 214, 214.5 का करंट भाव है। मे बी ये बाउंस होता है तो 216 तक बेचे। मुझे ये 200 रुपए तक नीचे में जाते हुए लगता है। मेरा 220 का स्टॉप लॉस होगा। 220 का स्टॉप लॉस, 200 का टारगेट आरबीएल बैंक पर करनी है बिकवाली। थोड़ा 75-80 अंकों की रिकवरी जरूर हुई है बैंक निफ्टी में डेज लो से, और निफ्टी में भी हमने देखा थोड़ी रिकवरी हुई है, वापस 13,600 पर निफ्टी आते हुए दिखा है, बट ऑफ कोर्स डेज लो के करीब ही ट्रेड होते हुए दिख रहा है। और कई सारे स्टॉक्स हैं जहां पर इस समय थोड़ा प्रेशर और बन रहा है। चलिए स्टॉक्स की चर्चा करेंगे, उससे पहले एक बार वरुण के पास चलते हैं जानने के लिए खबरों वाले स्टॉक्स कौन से हैं जो आज मार्केट्स खुलने के बाद एक्शन में आए हैं। गुड आफ्टरनून वरुण, बताएं। गुड आफ्टरनून दीप। देखिए सबसे पहले तो पीएसयू कंपनीज के लिए खबर निकल के आई और सूत्रों के हवाले से खबर है कि पीएसयूज के लिए मुश्किल लक्ष्य सरकार तय करना चाहती है। वैल्यूएशंस आकर्षक बनाने के लिए सरकार ने ये योजना की है। पीएसयू को मार्केट कैप और डिविडेंड पे फोकस करने के निर्देश दिए गए हैं, तो इसके चलते पीएसयू स्टॉक्स काफ़ी हरकत में है। स्टील कंपनीज यहाँ पे इनके लिए एक बड़ा मौका है। ये हमारी एक्सक्लूसिव खबर है कि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में 28 स्टील ब्रिज जो है उनके लिए टेंडर लाए जा रहे हैं, जिसका करीब 70,000 मेट्रिक टन स्टील की जरूरत पड़ने वाली है। इसके लिए स्टील कंपनीज के लिए यहाँ बड़ा मौका है बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में। इंटरग्लोब स्पाइसजेट आज भारी गिरावट यहाँ देखने मिली। जर्मनी ने यूके की फ्लाइट जो है उस पर रोक लगा दी है। रॉयटर्स के हवाले से खबर आई, उसके बाद देखिए सुबह से ही प्रेशर में थे, प्रेशर और बढ़ गया इन काउंटर्स पे। M&M गाड़ियों के बाद अब ट्रैक्टर के दाम जो है वो बढ़ाने वाले हैं। 1 जनवरी से ट्रैक्टर्स के दाम बढ़ा देंगे। इसके अलावा और एक खबर है, सैंगयोंग जो इनकी सब्सिडरी है वहाँ पे खबर यह आई है कि इस कंपनी ने कोर्ट रिसीवरशिप के लिए अर्जी दे दी है, यानी कि काफ़ी सारी दिक्कत है इस कंपनी को, उसके लिए अर्जी दी गई है। रिलायंस, BPCL, IOC, कोजेंसीज के हवाले से खबर है कि नई मुंबई का ATF पाइपलाइन के लिए इन 3 कंपनियों ने बोली लगाई है। ये रेस में शामिल हो गई है इस प्रोजेक्ट को लेने के लिए। करीब 100 करोड़ के आसपास की यहाँ पे पाइपलाइन की अनुमानित लागत होने वाली है। इसके अलावा रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप फिर से आपके रडार पे रहना चाहिए, क्योंकि रिलायंस और फ्यूचर के बीच में जो डील थी उसके ऊपर रोक लगाने के लिए अमेजोन को मंजूरी दे दी गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि आप चाहिए तो इसके खिलाफ अर्जी दे सकते हैं। ONGC या कोजेंसीज के हवाले से खबर है कि असम में 53 डेवलपमेंट प्रोडक्शन वेल्स की योजना बना रही है कंपनी। करीब 1300 करोड़ के आसपास का निवेश करने वाली है। स्नोमैन लॉजिस्टिक्स शेयर अलॉटमेंट के जरिए करीब 250 करोड़ के आसपास जुटाने की इस कंपनी की योजना है, शेयर प्लेसमेंट के जरिए, माफ कीजिएगा। और सबसे आखिरी में ब्लॉक डील हुई है MTNL में, करीब 28 लाख शेयर्स की ब्लॉक डील हुई है। 2 सौदे यहाँ पे हुए हैं। तो ये स्टॉक वैसे सुबह था, बजिंग था, हमारी एक्सक्लूसिव खबर के चलते ऊपर से ब्लॉक डील भी हो गई।
बिल्कुल, और बाजार का कन्विक्शन भी बढ़ते हुए दिख रहा है। जहां तक एमटीएनएल का सवाल है, सरकार की तरफ से रिवाइवल प्लान तैयार किया जा रहा है इस कंपनी के लिए, तो नजर रखिए उस सेक्टर पर नजर रखिए। ढेर सारे स्टॉक्स पर जहां पर एक भारी मुनाफा वसूली आपको आती हुई दिख रही है। ओएनजीसी 7.5% की गिरावट है इस स्टॉक में, और मार्केट को काफी पसंद आ रहा था, पिछले कुछ दिनों से अच्छी खरीदारी होती हुई दिख रही थी, पर अब एक भारी गिरावट आती हुई दिखी है। किरण जी, क्या चल रहा है ओएनजीसी में, और क्या इस गिरावट में हिस्सा लेना चाहिए? यहां से और गिरावट दिखती है, शॉर्ट करना चाहिए सर? मुझे लगता है करेक्टिव रैली आ जानी चाहिए। जिस तरीके से एक 100 रुपए का इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट था, साइकोलॉजिकल और टेक्निकल और ऑप्शन बैरियर भी, वो मेरा मानना है कि वो निकल गया है। और अभी ऑन द लोअर साइड मुझे लगता है कि 87 से 85 के टारगेट्स नीचे में देखने को मिल जाने चाहिए। पर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं, तो अभी फ्रेश शॉर्ट्स नहीं, पर अगर किसी के शॉर्ट है तो 100 रुपए के आसपास के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट पोजीशन रहनी चाहिए। 85 के टारगेट्स आपको देखने को मिल जाने चाहिए। ओके, 85 रुपए तक के टारगेट के लिए शॉर्ट पोजीशन बनाए रखें। लेकिन एक और स्टॉक जिसमें शॉर्ट पोजीशन बनाने की राय वागले साहब ने दी थी, वो था आरबीएल बैंक। और मैं बता दूं आपको, आरबीएल बैंक शुक्रवार के दिन हमने आपको शॉर्ट पोजीशन बनाने की राय दी थी, और ये थी 229 रुपये पर। 236 रुपये 50 पैसे का स्टॉप लॉस, जो न शुक्रवार को ट्रिगर हुआ न आज। 222, 220 और 217, ये 3 टारगेट दिए थे आपको शुक्रवार के दिन आरबीएल बैंक के शॉर्ट पोजीशन में। तीनों के तीनों टारगेट आपके हासिल होते हुए दिखे। तो अगर आपने शॉर्ट पोजीशन बनाई है तो आप अब आज मुनाफे में भी हैं। और अब आगे चूंकि वागले साहब ने शॉर्ट पोजीशन दी, तो मैं वागले साहब को धन्यवाद भी दे दूं, और आगे वागले साहब ने जो लेवल्स बताएं उन लेवल्स के हिसाब से आप अपनी शॉर्ट पोजीशन को होल्ड करके चलें। तो ये आपके लिए पूरी तरह से शॉर्ट पोजीशन पर आरबीएल बैंक की शॉर्ट पोजीशन में डेफिनेटली आपको फायदा हुआ होगा। आइए, आशु सर हमारे साथ हैं। आशु सर से भी एक बार व्यू ले लेते हैं मार्केट पर, और उनके बाद में उनकी कुछ बेहतरीन पोजीशंस भी पूछे, रिकमेंडेशंस भी लेंगे। आशु सर बताएं। अनिल जी, देखिए, जो करेक्शन लॉन्ग ओवर ड्यू थी वो आज फर्स्ट कंफर्मेशन आ गई है। इनफैक्ट अनिल जी, उस दिन हल्की हल्की आ गई थी, जब आपको ध्यान हो क्लोजिंग शो पे मैंने कहा था कि एनबीएफसीज ने सबसे पहला वो सिग्नल दे दिया है सेलिंग का, जिसमें महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस और श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस की सेल कॉल भी दी थी। और तो अनिल जी, वहां से वो सिग्नल आया था, और अभी भी जो मार्केट की करेक्शन है, मुझे लगता है वो फाइनेंशियल लीड करेंगे, और वो लीड काफी कर सकते हैं। और उसमें अनिल जी, आरबीएल, इंडस और आईडीएफसी बैंक, तो मैं वेट कर रहा था कि कब सुमित वो सेल कॉल देगा। मैं तो 37-38 पे इसमें आंखें लगाए बैठा था कि बहुत हो गया। तो अनिल जी, फाइनेंशियल लीड करेंगे करेक्शन। और हर बार की तरह जो अनिल, जो 100-150 पॉइंट के बाद जो रिकवरी आती है, मुझे नहीं लगता कि आज वो रिकवरी शायद आएगी। तो जो एक ट्रेड की रिकमेंडेशन थी कि 1 ट्रेड बहुत लिमिटेड हो जाना चाहिए, 2nd ट्रेड लिमिट होकर सिर्फ और सिर्फ आईटी और ऑप्शंस में, आईटी और फार्मा में सिमट के रह देना चाहिए। हालांकि फार्मा में भी आज करेक्शन आई है, तो अनिल जी ट्रेड बहुत लिमिटेड हो जाने चाहिए, करेक्शन लंबी भी हो सकती है। तो बेस्ट इज टू प्रोटेक्ट प्रॉफिट एंड स्टे इन अ वेरी वेरी सिलेक्टिव स्टॉक, एंड दैट इज लाइक इन्फोसिस, एचसीएल टेक, आईटी है, नीचे से फिर बाउंस करेगा, उसी में स्ट्रेंथ है। अनिल जी, फाइनेंशियल वीक है, महिंद्रा एंड महिंद्रा, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, बाकी भी सारे फाइनेंशियल शॉर्ट कंटिन्यू रखिए, और नीचे के लेवल आएंगे। ओके, तो थोड़े और नीचे के लेवल से आ सकते हैं, इसलिए शॉर्ट अपनी कंटिन्यू रखें। और कुछ ऐसी बेहतरीन कॉल्स आपके लिए आ रही हैं। सचिन जी के लिए पहले बिगुल, और उसके बाद कुणाल जी राकेश जी का चार्ट कॉर्नर। तो पहले बीटीएसटी का बिगुल सचिदानंद उत्तेकर के लिए। बताएं सचिन जी। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, लगातार हम फ्राइडे से सेल मोड पे ही बैठे हैं। जिस तरीके से यहाँ पर एक एक सेक्टर नजर आ रहा है, मुझे लग रहा है ऑटो में काफी सारे पॉकेट्स है जहाँ पर फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने चाहिए। शुरुआत हमने टाटा मोटर्स से की थी, मुझे लग रहा है अभी हीरो मोटोकॉर्प पे जिस तरीके से एक ब्रेकडाउन हुआ है, 3100 का एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल था, वो उसने तोड़ दिया। और वहां से जिस तरीके से मोमेंटम बन रहा है, मुझे लग रहा है ये मोमेंटम एक्सटेंड होना चाहिए 2850 के पोजिशनल टारगेट के लिए। 2920 एक स्विंग टारगेट होगा। एंड शॉर्ट्स जो आपको यहाँ पर डिप्लॉय करने हैं अराउंड 3030 से लेके 3045 इस पर्टिकुलर रेंज में। स्टॉप लॉस आपको लगाना चाहिए 3085 का। तो शॉर्ट्स ऐड करने हैं हीरो मोटोकॉर्प पे 2850 के पोजिशनल टारगेट के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त
हीरो मोटोकॉर्प में शॉर्ट करने की 3025 से 3045 की रेंज में से शॉर्ट कीजिए। 3085 का स्टॉप लॉस होगा। 2920 तक के टारगेट के लिए शॉर्ट करने की राय है और उसके बाद 2850 तक भी गिर सकता है ये शेयर। ये है राय आपके लिए सचिन जी की तरफ से। बेहतरीन कॉल सचिन जी की तरफ से आता हुआ। आइए बढ़ते आगे कुणाल जी राकेश जी का चार्ट कॉर्नर। बताएं सर। अनिल जी, हमारी बिकवाली की राय है टाटा स्टील के अंदर, इसके अंदर एक ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है टाटा स्टील के अंदर, साथ में एक नेगेटिव क्रॉसओवर लैगिंग और लीडिंग इंडिकेटर्स पे देखने को मिल रहा है। तो टाटा स्टील को बेचे हैं। ओवर टू कुणाल जी। देखिए, सबसे पहले तो एक डाइवर्जेंस आरएसआई पर दिखाई पड़ रही है। एक डबल टॉप पैटर्न बना है डेली चार्ट पर। ऐसा लगता है अनिल जी सारा कायनात ही चाह रहा है कि ये स्टॉक गिर जाए। तो इन स्तरों पर अनिल जी शॉर्ट करने की हमारी राय है। यहां पर 618 रुपए पर 618 पर स्टॉप लॉस रखना है। पहला टारगेट 580 रुपए का, दूसरा टारगेट 565 रुपए का। तो 580 565 के एम्बिशियस टारगेट्स के लिए टाटा स्टील में बिकवाली की राय। ओके, टाटा स्टील बेचे। ये है राय कुणाल जी राकेश जी की तरफ से आती हुई। 565 तक के टारगेट खुलते हुए दिख रहे हैं नीचे की तरफ और सारी कायनात चाहती है बेचे। वाह, सारी कायनात में दो चमकते सितारे कुणाल जी और राकेश जी ये तो पक्का चाहते हैं बेचने के लिए। लेकिन क्या ऐसे कुछ मेटल स्टॉक टाटा स्टील या कुछ और बेचना चाहते हैं क्या कायनात के एक और सितारे? वो है हमारे सुमित जी, क्योंकि बिगल उनके लिए भी तैयार है। सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। बिल्कुल अनिल जी, सेल साइड का स्टॉक है और ये स्टॉक ब्रेकडाउन दिखा रहा है। स्टॉक का नाम है ग्रासिम। 885 स्पॉट लेवल पे अभी ट्रेड कर रहा है। स्टॉक यहां से अच्छा गिरावट दिखाने को तैयार है। रिसेंट के लोस ब्रेक कर दिया है। मेरे को लग रहा है कि 860 रुपए से लेके 850 रुपए तक के लेवल ग्रासिम के अंदर देखने को मिल सकते हैं। ऊपर में 910 का स्टॉप लॉस लगाना है। तो जिन्होंने सेल किया है वो होल्ड करें और जिन्होंने नहीं किया है वो अभी का अभी सेल करें, क्योंकि ग्रासिम यहां से अच्छा फॉल दिखाने को तैयार है। अगर कोई ऑप्शंस के जरिए कम रिस्क पे काम करना चाहता है तो ग्रासिम का 880 वाला पुट अभी चल रहा है, ट्रेड हो रहा है 19 रुपए में। इसमें खरीदारी करें। नीचे में स्टॉप लॉस लगाए 9 रुपए 50 पैसे 10 रुपए के पास का, और इसके टारगेट बनेंगे ऊपर में 28 रुपए से लेके 30 रुपए तक के। ग्रासिम का 880 वाला पुट यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करना है। 9.5 रुपए का नीचे में स्टॉप लॉस, ऊपर में 28 से 30 के टारगेट होंगे। फ्यूचर्स में 860 से 850 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। ओके, तो यहां पर राय है आपके लिए बिकवाली की। ग्रासिम का फ्यूचर भी बेच सकते हैं आप चाहें तो, और चाहें तो आप पुट खरीदें। 880 रुपए वाली पुट मिल रही है आपको 19 रुपए में। 9.5 का स्टॉप लॉस, 28 से 30 के टारगेट के लिए। और इस बीच बैंक निफ्टी 29,900 के नीचे भी फिसलता हूँ, माय गॉड। और 13,500 को तोड़ने के लिए निफ्टी तैयार है। एग्जैक्टली 13,500 के लेवल पर आता हुआ दिख रहा है। और ऐसी सिचुएशन में बाजार थोड़े और कमज़ोर होते हुए नजर आ रहे हैं इस वक्त। तो करेक्शन थोड़ा हैवी है और आज पहली बार आशु सर भी कह रहे हैं कि निचले स्तरों पर खरीदारी करने की जल्दबाजी न करें। थोड़ा सा बाजार को थोड़ा ठंडा होने दें, देखें क्या कुछ होना है, उसके बाद डिसाइड करेंगे क्या खरीदारी करने की जल्दी करें या रुकें। मुश्किल से 3 स्टॉक बचे हैं हरे निशान में, और ऐसे में एक हरे निशान में स्टॉक जो दिख रहा है वो है इन्फोसिस। 1210 का हाई बनाया है। आशु जी, बाजार के मूड माहौल को देखते हैं, क्या एक बार प्रॉफिट बुक किया जाए इन्फोसिस में? अभी भी डे हाई के नजदीक ही है, या होल्ड करें? कोई चिंता की बात नहीं। सेक्टर है जो बच के रहेगा, लेकिन मार्केट के ऑन स्लॉट में अनिल जी फिर वो होता है ना कि अच्छा वो व्हेन यू स्टार्ट सेलिंग योर फैमिली सिल्वर, तो ऐसे में अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड भी बिक जाता है। आज भी अनिल जी जिसने भी इन्फोसिस लिया है, शॉर्ट वाला फंसा हुआ है, लॉन्ग वाला सारा आराम से निकल गया है। तो मुझे लगता है कि डिप्स पे अभी भी अगर किसी को लेना है तो इन्फी लेना है। और अनिल जी मैं फिर रिमाइंड करा रहा हूं कि हर बार की तरह जो 100 पॉइंट निफ्टी नीचे गिरता है तो वो रिकवरी आ जाती है, सब सोचते हैं कि वो आज बिल्कुल नहीं आने के चांसेस हैं। ऑन द कॉन्ट्री 200-250 पॉइंट हो गया, तो इसको अभी जल्दबाजी ना करें, क्योंकि जो स्मार्ट मनी है ऐसी किसी अपॉर्चुनिटी को यूज करती है। और आज बहुत अच्छे ब्रेकडाउन हुए अनिल जी। ओएनजीसी 102 रुपए वाला 91। अनिल जी जो जोड़ के वो जैसे होता है ना गुल्लक में जोड़ के पैसे वीक स्टॉक में बनाते हैं, वो कैसे एक एक दिन में निकल जाते हैं। तो दैट इज वाई वीक स्टॉक के साथ तो बिल्कुल नहीं रहना। और बाकी में भी अनिल जी प्रॉफिट बुक करके जो मैंने कहा था सिमट के सिर्फ लिमिटेड ट्रेड में आ जाइए,
क्योंकि कुछ भी रीजन बनेगा, करेक्शन बन सकती है। कुछ भी रीजन बनेगा तो आप करेक्शन तो आते हुए देख ही सकते हैं, और इस समय आप बाजार में देख भी रहे हैं कि भारी गिरावट का प्रेशर आते हुए दिख रहा है। पर इन्फोसिस होल्ड आउट कर रहा है। आपको याद होगा फ्राइडे को स्टॉक ऑफ द डे में रेकमेंड भी किया था अनिल जी ने, और आज सुबह तीसरा टारगेट भी हिट होते हुए देखा। हमने देखा था फ्राइडे को पहले 2 टारगेट्स हिट हो गए थे, आज सुबह तीसरा टारगेट भी हिट हो गया, और अभी भी उस टारगेट के करीब ही इन्फोसिस होल्ड आउट कर रहा है। एक बार देख लेते हैं इन्फोसिस पर आपको क्या सलाह दी गई थी। इन्फोसिस ये है वो स्टॉक जहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। कल देखिए जिस तरह से एक्सेंचर के नतीजे आए, नतीजे आने के बाद उन्होंने जो गाइडेंस दिया है और साथ ही आउटलुक बताया है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। तो 1150 का स्टॉप लॉस रखकर फ्रेश खरीदारी कर सकते हैं। 1175, 1190, 1200 इन टारगेट्स के लिए आप इन्फोसिस में खरीदारी कर सकते हैं। इन्फोसिस 1200 के पार निकलता हुआ हमारे सारे टारगेट हासिल करता हुआ इन्फोसिस सारे टारगेट्स अचीव हो गए हैं इन्फोसिस में। पर अब एक और बढ़िया कॉल तैयार है आपके लिए, कल के 2000 अनिल जी की तरफ से। बिल्कुल बताएं सर। दीप बिकवाली की राय, और जैसा कि बेचने के लिए सबसे पहले बैंक्स और बैंक्स के तुरंत बाद एनबीएफसी, अभी आशु जी भी कह रहे थे, तो मनापुरम जनरल फाइनेंस ये है वो एनबीएफसी जहां पर बिकवाली करने की राय है मेरी तरफ से। 166 के आसपास, 165, 50, 166, जी हाँ ये लेवल्स चल रहे हैं इस वक्त, यहाँ पर बेचा जा सकता है मनापुरम को। 170 का स्टॉप लॉस लगाइए और यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बनाइए। नीचे की तरफ के जो टारगेट बनेंगे वो बनेगा, पहला टारगेट होगा 161 रुपये के आसपास का, दूसरा टारगेट होगा 158 के आसपास का। जिस तरह से सारे बैंक्स अब बहुत एग्रेसिवली गोल्ड लोन फाइनेंसिंग में आ रहे हैं, उसके चलते हुए आज नहीं तो कल कुछ समय बाद इनके बिजनेस पर असर पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत सस्ते दामों पर एसबीआई समेत सारे बैंक्स और स्पेशली साउथ के सारे बैंक, चाहे वो फेडरल हो, साउथ इंडियन बैंक हो, बाकी सारे इवन दूसरे छोटे बड़े बैंक्स जो भी हैं, ये सब गोल्ड लोन में बड़ी एग्रेसिवली फाइनेंसिंग करने जा रहे हैं। उनके लिए बहुत आसान है 8% पे गोल्ड लोन देना, जबकि गोल्ड लोन वाली कंपनियों को 12 से 18% पर गोल्ड लोन देना होता है। तो अभी तक तो क्या है, लोगों की आदत पड़ी हुई इनसे लेने की, लेकिन जैसे जैसे लोगों को समझ में आएगा कि बैंक्स भी इस पर लोन देते हैं, सस्ते दाम पर देते हैं, जैसे जैसे बैंक्स के पास गोल्ड लोन देने के लिए छोटी छोटी ब्रांचेस पर भी फैसिलिटी बनेगी, लॉकर्स बनेंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर भी अब आपको और एग्रेसिवली गोल्ड लोन होता हुआ दिखेगा। तो ये बिजनेस इनका शिफ्ट होगा, ये तय है। उस लिहाज से मुझे लगता है फंडामेंटल रीजन भी है और एक टेक्निकली भी, और ये सारे जो स्टॉक्स जहां ओवरबॉट हैं वहां पर आप थोड़ी शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो 170 का स्टॉप लॉस रखिए, नीचे 161, 158 के टारगेट्स रखिए, जहां तक के लिए आपको मनापुरम में शॉर्ट करना चाहिए। ये है मेरी राय मनापुरम में। इसी के लेवल्स पर एक बार जल्दी से मैं राय लूँ। सुमित जी जरा मनापुरम के चार्ट्स देखिए और बताइए क्या ये शॉर्ट कॉल ठीक है, स्टॉप लॉस टारगेट क्या रखने चाहिए? सही सेल कॉल पकड़ा है अनिल जी आपने। मन्नापुरम में भी ब्रेकडाउन आया है, बॉलिंगर बैंड का मिडल बैंड तोड़ के ये लोअर बैंड टेस्ट कर रहा है और स्टॉक के अंदर यहाँ से गिरावट देखने को मिल रही है। तो स्टॉक यहाँ से और गिरावट दिखाएगा, जिसके अंदर 160 रुपए, 158 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और ऊपर में जो स्टॉक का रेजिस्टेंस है 168, 170 के आसपास है। तो सही सेल बन रहा है, जिन्होंने सेल बना के रखा है वो पोजीशंस होल्ड करें, और कोई भी बाउंस आता है तो फ्रेश सेलिंग करें। नीचे में टारगेट 160 से 158 के देखने को मिल सकते हैं। और इस बीच बिकवाली की राय है मनापुरम में, और 2 बिगुल बैक टू बैक, पहला किरण जी के लिए, उसके बाद सुमित जी के लिए। किरण का कमाल। बताएं किरण जी। अनिल जी, शुक्रवार को अच्छे मार्केट में हमने सॉरी जी बोलिए सर। हाँ अनिल जी, शुक्रवार के अच्छे मार्केट में मारुति हमने शॉर्ट कॉल दिया था, वो टारगेट के नजदीक आ रहा है। तो ऑटोज में मेरा मानना है कि बिकवाली का दौर चालू है और अभी बेचना है एमएनएम। इधर से मुझे लगता है कि 660, 650 ये टारगेट्स, बड़े टारगेट्स के लिए शॉर्ट पोजीशन लेनी चाहिए। 700 के ऊपर का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, और करंट लेवल से 695 ये सेलिंग रेंज रहेगी। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत बेहतरीन है। इसका एक इंपॉर्टेंट कारण है कि डेली चार्ट्स पे एक बेहतरीन हेड एंड शोल्डर जो ट्रेंड रिवर्सल प्राइस पैटर्न है वो दिखाई दे रहा है। तो उसके टारगेट्स काफी बड़े हैं, पर मेरा मानना है कि ट्रेडिंग के लिहाज से
आपको 660 650 के टारगेट्स कल सवेरे तक देखने को मिल जाने चाहिए। ओके, 660 650 तक फिसलने की तैयारी एमएनएम की। मारुति पर शॉर्ट कॉल दिया ही था शुक्रवार को और तगड़ा शॉर्ट कॉल था स्पेशल बिगुल के साथ किरण जी का। अब महिंद्रा एंड महिंद्रा पर वो है बेरिश। सुमित जी के लिए बिगुल और उसके बाद सचिन जी के लिए भी बैक टू बैक है। पहले सुमित का सुपरहिट। बताएं सर सुमित जी। अनिल जी, स्टॉक्स एक एक करके फॉल आते जा रहे हैं और स्टॉक्स के अंदर गिरावट बढ़ती जा रही है। यहाँ पे जो स्टॉक रडार पे आया है सेल साइड का वो है एनएमडीसी। एनएमडीसी के अंदर ब्रेकआउट है, पिछले एक हफ्ते के लोज ब्रेक हो रहे हैं। 110 स्पॉट लेवल है, इसको यहाँ पे बेचे। स्टॉक के जो नीचे में टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं 105 रुपए से लेके 103 रुपए तक के लेवल्स एनएमडीसी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। ऊपर में 115 116 का रेजिस्टेंस है, तो जिन्होंने बेच के रखा हुआ है वो होल्ड करें और यहाँ पे फ्रेश बिकवाली करें 105 से 103 के टारगेट के लिए। एनएमडीसी में 110 वाला पुट 3 रुपए 50 पैसे पे भी अवेलेबल है, इसको लेने का सलाह रहेगा। 2 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में टारगेट बनेंगे 5 से 6 रुपए के। एक अच्छा ब्रेकडाउन आ रहा है सारे मेटल्स और माइनिंग स्पेस के स्टॉक्स के अंदर। एनएमडीसी यहां से गिरावट दिखाना चाहिए, बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा 105 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो यहां पर बिकवाली करें, 110 रुपए का पुट खरीदें, जो आपको ठीक लगे वो करें। 3.5 में लीजिए, 2 का स्टॉप लॉस, 5 से टीटी का। ओके, तो ये है आपके लिए इस वक्त सचिन जी के लिए बिगुल। सचिन जी बताइए क्या बेचना चाहेंगे? अनिल जी, जिस तरीके से एनबीएफसी स्टॉक्स में बिकवाली हो रही है, मुझे लग रहा है यहाँ पर बजाज फाइनेंस की जो स्ट्रेंथ आई थी, मुझे लग रहा है वो काफी डाइसी थी। एंड जिस तरीके से वहां पर एक पैटर्न हुआ है, उस पैटर्न का ब्रेकडाउन हो चुका है आज के सत्र में। एंड जिस तरीके से फिलहाल प्राइस प्लेस्ड है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर जो बिकवाली होगी वो लगभग अराउंड 4920 से लेके 4680 इस पर्टिकुलर जोन में स्विंग होनी चाहिए। तो फ्रेश शॉट्स ऐड करने चाहिए बजाज फाइनेंस में। 5080 5075 के आसपास फिलहाल ट्रेंड कर रहा है। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 5125 का एंड पोजिशनली इसको होल्ड करना चाहिए। मुझे लग रहा है यहाँ पर जो एक काफी टाइम समय से एक नेगेटिव डाइवर्जेंस था, उसका इफेक्ट अभी फिलहाल शुरू हुआ है, तो काफी बड़ी बिकवाली हो सकती है बजाज फाइनेंस फ्यूचर्स। ओके, बजाज फाइनेंस बेचे यहां पर 5125 के स्टॉप लॉस के साथ। ये है राय आपके लिए इस वक्त। आइए अगला बिगुल किरण जी के लिए और उसके बाद वागले साहब भी तैयार है अपने कॉल के साथ। तो किरण जी के लिए बिगुल, किरण का कमाल। बताएं किरण जी। अनिल जी बहुत ही हाई कन्विक्शन ट्रेड है। एक्सिस बैंक ये बेच के चलना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट इसने तोड़ दिया है सवेरे। मुझे याद है, मैं शो में नहीं था, पर दीप ने बंसल जी को पूछा था और वो इंपॉर्टेंट लेवल टूट गया है। और जिस तरीके से ये टूटा है, मेरा मानना है कि एक्सिस बैंक में काफी बड़ी डाउनसाइड देखने को मिल जानी चाहिए। आपके ट्रेडिंग के टारगेट्स 576 से लेके 560, ये बड़ा बैंड रहेगा टारगेट्स का। और अभी जो शॉर्ट किया है वो उसका आपका स्टॉप लॉस रहेगा 597 का। तो ये बड़े टारगेट्स के लिए प्ले किया जाना चाहिए। ओके, एक के बाद एक बड़े लेवल्स टूटते हुए दिख रहे हैं। आप देखिए किस तरह से तेजी से एकदम ऐसा, मतलब जिसको कहते हैं कि लोग फेंक रहे हैं अपने स्टॉक। देखिए 29,700 पर आता हुआ बैंक निफ्टी और निफ्टी आप देखिए 433 अंकों का फॉल। 13,300, जी हाँ ये है लेवल 13,300 जहां तक आता हुआ दिख रहा है। तो एक बढ़िया साइजेबल करेक्शन आज पहली बार पिछले 1.5 महीने में ढंग का करेक्शन आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। 3% का तगड़ा करेक्शन मानना होगा। 1000 पॉइंट निकलता हुआ बैंक निफ्टी और 1400 पॉइंट का तेज कट है निफ्टी में। ये है आपके लिए बड़ा करेक्शन और इसीलिए हम कहते हैं कि होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो अपने स्टॉप लॉसेस को ध्यान में रखें और उसको होल्ड करें। पोजीशन जहां संभाल सके उतनी ही रखें। यूरोप के बाजारों से ये तेज गिरावट आती हुई। वागले साहब के लिए बिल्कुल वागले का वंडर। जी वागले साहब बताएं। अनिल जी, ये स्टॉक मेरे को थोड़ा सा ऊपर में बेचना था, हालांकि वो लेवल्स मतलब काफी फास्ट गिरावट आई। ये था आयशर मोटर्स, इसने 2400 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ब्रेक किया है। मेरे को 2390 में बेचना था, अभी 2355 आ गया।
तो मैं यहाँ पे वेट करूंगा। बाउंस बैक पे अगर आता है 2380 2390 वहां पर बेचिए। 2420 के स्टॉप लॉस थे, ये 2280 तक नीचे जाने के लिए तैयार है। ओके, आपको बेचना है आईशेयर, लेकिन अभी नहीं, अभी चल रहा है 2350, ऊपर आने दे। 2380 2390 के आसपास बेचिए। 2420 का स्टॉप लॉस होगा और 2280 का टारगेट होगा आपके लिए इस वक्त। और ये है आपके लिए बड़ा एक शॉर्ट कॉल इस वक्त आता हुआ आपके लिए आईशेयर की तरफ से। एक के बाद एक तगड़े स्टॉक्स आते हुए दिख रहे हैं। और आशीष सर, आप सही कह रहे थे कि आज खरीदारी करने की जल्दबाजी ना करें, लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगा कि कुछ जरूरत से ज्यादा ये मतलब क्या इतना तेज गिरावट? क्योंकि यूरोप भी है तो 2-2.5% नीचे। आप देखिए 1200 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे और 1800 पॉइंट अब सेंसेक्स नीचे हो चुका है, वो भी उस दिन जिस दिन आपने आज सुबह सुबह नया रिकॉर्ड बनाया। जी आशीष सर। अनिल जी, ये बिल्कुल वो फ्री फॉल वाली बात है। जो बुल मार्केट का फॉल होता है वो ऐसे ही सीवियर होता है और वही चीज़ देखने को मिल रही है। तो अनिल जी, जो इतना तो हम तो सारे क्लाइंट्स को बोल रहे थे कि प्रॉफिट प्रोटेक्ट करके बैठ जाओ, बिल्कुल बैठ जाओ, चाहे तेजी लगती भी है, कि प्रूडेंस नहीं है। पर अभी देखिए अनिल जी, इन्फी जैसा स्टॉक भी अभी 1200 रुपये का भाव था, 1195, अभी एकदम 1155 मारा और अब 1182। तो जिस तरह से लग रहा है अनिल जी वो पैनिक में सौदे कट रहे हैं, तो ये थोड़ा सा ओवरडन है अनिल जी। थोड़ा सा ओवरडन जरूर हो रहा है बाजार में। और अभी आशु जी ने इन्फोसिस की बात करी, एक बार जरा लुपिन का चार्ट पुल अप करिए, क्योंकि एग्जैक्टली कुछ मिनट पहले एक वर्टिकल फॉल आया और ऑलमोस्ट 8% ऊंचाई से आपने लुपिन को गिरते हुए देखा है। कोई ऐसा ट्रिगर नहीं आया फार्मा स्पेस के लिए। ऑफकोर्स सारे सेक्टर्स में गिरावट आ रही है, बट सचिन जी लुपिन का चार्ट देखिए, सडन 10% फॉल चार्ट में आते हुए दिखा है। क्या चल रहा है इस पे? ये सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टॉक की सेलिंग नहीं है। अगर हम ग्लेनमार्क फार्मा या कोई भी मेजर फार्मा स्टॉक्स देखें तो वहां पर ये वर्टिकल सेलिंग आई है। सो मुझे लग रहा है कुछ बास्केट ट्रेड जरूर हुआ होगा। तो फिलहाल इमीडिएटली कुछ रिएक्ट ना कीजिए। इनफैक्ट काफी बड़े डिग्री की सेल फिगर्स है, तो मुझे लग रहा है इमीडिएट बेसिस पे पैनिक होने की जरूरत नहीं है। फ्रेश शॉट्स अवॉइड करने चाहिए। फिलहाल मार्केट को थोड़ा सा कूल ऑफ होने दीजिए, एक पुल बैक आने दीजिए, और उसके बाद रिव्यू कीजिए पोजीशन। बिल्कुल, थोड़ा पुल बैक आने दीजिए, एटलीस्ट इस सेलिंग को कूल ऑफ होने दीजिए। बिकॉज अगर आप देखें तो डाउ फ्यूचर्स में कोई ऐसी भारी बिकवाली नहीं आती हुई दिख रही है। यूरोप के बाजार ऑफ कोर्स कमजोर हैं, बट जिस लेवल पर खुले थे उधर ही हैं। 1% यूके गिरा है, जहां से एक नए कोरोना वायरस स्ट्रेन की गिरावट का डर आया। और फ्रांस और जर्मनी 2-2.5% ही नीचे हैं, जो पिछले 1 घंटे से ही 2-2.5% नीचे हैं। तो ज्यादातर ये बिकवाली का प्रेशर आपको भारतीय बाजारों में ही आते हुए दिख रहा है। एक बार इन रेट्स को थोड़ा और सेटल होने देते हैं और इसके बाद देखेंगे कि किस तरह का फ्रेश मूवमेंट बाजार में बनते हुए दिख रहा है। इस बीच टेलीकॉम स्पेस में थोड़ी एक्टिविटी बनती हुई दिख रही थी, हालांकि अब यहां पर भी गिरावट आ रही है। इंडस टावर्स यहां ये स्टॉक होल्ड आउट कर रहा था, बल्कि थोड़ी देर पहले तो 3-3.5% की ये स्टॉक तेजी दिखा रहा था। स्टेरलाइट टेक्नोलॉजीज में भी थोड़ी खरीदारी आती हुई दिख रही थी। तो सिर्फ इंडस टावर्स और मैक्स फाइनेंशियल वो भी अब नेगेटिव हो गया है, जो इस समय वायदा कारोबार से होल्ड आउट करते हुए दिख रहे हैं। BHEL 10% का निचला सर्किट वायदा कारोबार का, इसमें आपने अभी थोड़ी देर पहले लगते हुए दिखा। ONGC थोड़ा निचले स्तरों से रिकवर होकर आ रहा है, पर अभी भी कमजोर है। वागले साहब, इंडिया बुल्स हाउसिंग पर कुछ करना चाहेंगे सर? 200 से आज एकदम 185 के लेवल्स पर आ गया है, 8.5% नीचे है समय स्टॉक। दीपांशु, लेने की हिम्मत नहीं है, बेचने के लिए सपोर्ट लेवल है 184 185 का। अगर 181 के नीचे जाता है, 183 रादर एक स्विंग लो है, तो फिर ये 175 तक जाएगा। फिलहाल मैं कुछ नहीं करना चाहूंगा। बिल्कुल, फिलहाल कुछ नहीं करना चाहिए। इंडिया बुल्स में थोड़ा हाई बीटा काउंटर ऑफ कोर्स है। बिगुल सुमित जी के लिए, सुमित के सुपर हिट। बताइए सुमित जी। दीपांशु, हमने ग्रासिम का सेल का व्यू दिया था। ग्रासिम में टारगेट हिट हुआ है और उसके बाद अब जो दूसरा स्टॉक अभी रडार पे आया है, अब जो बैंकिंग स्टॉक का है और ये इसको सेल करना है। स्टॉक का नाम है दिग्गज स्टॉक बैंकिंग का HDFC बैंक। 1390 1395 इसका करंट मार्केट प्राइस है। ये स्टॉक यहां से गिरने वाला है, इसको अभी का अभी बेचे, चूके नहीं, जल्दी बेचे। स्टॉक यहां से गिरेगा, नीचे में टारगेट बनेगा 1360 रुपए 1340 रुपए तक के। ऊपर में इसका स्टॉप लॉस बन सकता है HDFC बैंक का, ऊपर में स्टॉप लॉस बनेगा 1425 के आसपास का, और नीचे में टारगेट्स बनेंगे 1360 1340 रुपए तक के। HDFC बैंक में 1380 वाला पुट यहाँ पे CMP पे खरीदारी कर सकते हैं, जो कि 19 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। इसके अंदर नीचे में 10 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है और टारगेट बनेंगे ऊपर में
28 रुपए से लेके 34 रुपए तक के। एचडीएफसी बैंक का 1380 का पुट खरीदारी करे 28 से 34 के टारगेट्स के लिए, नीचे में 8 से 10 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस लगाए। स्पॉट लेवल के हिसाब से 1350 1340 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। ओके, तो एचडीएफसी बैंक के साथ साथ सुमित जी, एचडीएफसी बड़ा वाला वो भी कमजोर है क्या? वहां पर भी बिकवाली हो सकती है? अनिल जी 30 सेकंड का टाइम दीजिए, मैं स्क्रीन देख के बताता हूं। मेरा भी स्क्रीन भी हैंग हुआ है अनिल जी। ओहो, इतना जोर से गिरावट हो रही है, हैंग भी हो गया, क्या बात है, गजब। ओके, जबरदस्त आती हुई दिख रही है, जबरदस्त। और बिल्कुल सचिन जी भी लगातार बिकवाली के ट्रेड्स देते हुए हैं, शुक्रवार से ही शॉर्ट के मूड में आ गए थे। सचिन जी, आपके शुक्रवार के जो शॉर्ट ट्रेड्स हैं उस पर एक बार अपडेट देते हैं, अगर कहीं कोई पोजीशन काटनी है, प्रॉफिट बुक करना है, कुछ करना है तो बता दीजिए एक बार। जी इनफैक्ट ओएनजीसी की ही मैं बात कर रहा हूँ। जिस तरीके से हमने इसमें एक पोजिशनल टारगेट दिया था अराउंड 88 के आसपास का, मुझे लग रहा है जिस तरीके से स्विंग बन चुका है, मुझे लग रहा है अगर किसी की शॉर्ट पोजीशन है तो डेफिनेटली यहाँ पर मुनाफा बांध देना चाहिए, क्योंकि इससे बड़ी एक्सपेक्टेशन इमीडिएट बेसिस पे नहीं है। मुझे लग रहा है थोड़ा सा कंसोलिडेशन होने के बाद वापस रिव्यू करना चाहिए। बट फिलहाल जिस शॉर्ट्स के लिए हम वेट कर रहे थे, जिस मूव के लिए वेट कर रहे थे, वो आई थिंक अनफोल्ड हो चुकी है मार्केट में भी। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर अगर किसी के शॉर्ट्स है फ्राइडे से तो थोड़ा सा मुनाफा जरूर बांधना चाहिए। एक पुल बैक आने के बाद वापस फ्रेश शॉर्ट्स की खोज करनी चाहिए। बट फिलहाल मुझे लग रहा है अच्छा मुनाफा बन रहा है, तो वो डेफिनेटली पॉकेट का देना चाहिए। ओके, ये है आपके लिए राय इस वक्त ओएनजीसी के फ्यूचर्स पर भी और बाकी शॉर्ट्स पर भी आपके लिए आती हुई तगड़ी गिरावट आपके लिए होती हुई दिख रही है इस वक्त बाजार में, और जबरदस्त कमजोरी के साथ बाजार ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। रिकवरी का कोई खास नामो निशान है नहीं, हालांकि 13,131 कब हुआ निफ्टी पता नहीं चला, लेकिन हुआ तो है, किसी ने तो देखा है। 13,131 का लो दिखा रहा है, अब 13,400, निचले से 250 पॉइंट भी रिकवर हो गया, पता ही नहीं चला कब ये 13,131 हुआ, कब 13,400 वापस होकर रिकवर हो गया। तो यही है कि लगता है कहीं बास्केट सेलिंग और वहाँ पर शॉर्ट स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होने वाला जो मामला है वो है। तो 13,777 से 13,131, यानी कि लगभग आप देखें ना कितना 600 पॉइंट, 650 पॉइंट का करेक्शन आज के दिन में दिन के दौरान आपके लिए होता हुआ दिख रहा है। ये है आपके लिए तेज गिरावट वाला मामला। कई सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो 10% के लोअर सर्किट पर इस वक्त आ चुके हैं। सिर्फ निफ्टी में माफ कीजिएगा, एफएनओ में 2 स्टॉक है जो हरे निशान में, पहला है इंडस टावर और दूसरा है एमएफएसएल जो 1% मजबूत है, बाकी सारे लाल निशान में। आईबुल हाउसिंग फाइनेंस कमजोर खड़ी। वागले साहब, शॉर्ट हो गया या अभी तक न्यूट्रल हुआ है चार्ट पर? जरा आईबुल हाउसिंग फाइनेंस देखिए सर। अनिल जी, अभी बेचने का मतलब इसके लिए नहीं, क्योंकि 183 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो या तो ये 192 193 बाउंस बैक होता है, वहां पर बेचिए 197 198 के स्टॉप लॉस से, या तो फिर 183 टूटेगा तो फिर ये 175 वगैरह जाना चाहिए। तो बेचना अभी ये लेवल में ट्रैप हो सकता है, तो अवॉइड करें। ओके, फिलहाल ने बेचे, लेकिन आपने बेचने की राय सही वक्त पे दी थी। आरबीएल आज का क्लोजिंग शो का पहला बिगुल और दिन के लो पॉइंट पर आरबीएल 208 का दाम अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा था, बहुत ही तेजी से गिरता हुआ ये स्टॉक, और अभी चल रहा है 209, नीचे में 204 का लो बनाया। वागले साहब, यहाँ टारगेट्स क्या थे, हासिल हुए? और कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करना है तो बताइए। अनिल जी, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप 216 का कर सकते हैं। हमने बात 214 में वगैरह की थी, 214 215 में, तो लगभग कॉस्ट है 1 रुपए ऊपर होगा। मुझे लगता है अभी भी आरबीएल में बॉटम बनना बाकी है, थोड़े से नीचे जाएगी। ये 200 का मेरा टारगेट जो है वो आना चाहिए। आप स्टॉप लॉस 200 16.5 का रख के वेट करिए। ओके, थोड़ा वेट करते हैं। जहां तक आरबीएल का सवाल है, गिरावट के बाद थोड़ा संभलने की कोशिश कर रहा है, पर अनिल जी ने आपको राय दी थी इस पर बिकवाली की फ्राइडे के दिन, और देखिए वहां से सारे टारगेट्स अचीव होते हुए दिखे हैं और फ्रेश बिकवाली के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है। काउंटर एक बार देख लेते हैं आरबीएल पर क्या सलाह दी गई थी। एक के बाद एक जिस तरह से बैंक्स कमज़ोर हो रही है, हाई बीटा बैंक्स भी अब मुश्किल में रहेंगे, और 30,500 बैंक निफ्टी ने तोड़ा है। यहाँ पर मुझे लगता है कि 222 का पहला टारगेट रखें, 220 का दूसरा टारगेट रखें और 217, इन 3 टारगेट के लिए यहाँ पर आपको बिकवाली करनी चाहिए आरबीएल बैंक में। 222, 220 और 217, ये 3 टारगेट दिए थे आपको शुक्रवार के दिन
आरबीएल बैंक की शॉर्ट पोजीशन में तीनों के तीनों टारगेट आपके हासिल होते हुए दिखे। तो अगर आपने शॉर्ट पोजीशन बनाई है तो आप अब आज मुनाफे में भी हैं। ओके, तो ये है आपके लिए आरबीएल बैंक पर जो अनिल जी की सलाह थी। निचले स्तरों से अब बाजार थोड़ा आपको सुधार दिखाते हुए दिख रहे हैं, बट ऑफ कोर्स इतनी भारी गिरावट के बाद हल्का सा ही सुधार है, ऐसा कोई बड़ी राहत के लेवल्स नहीं आए हैं, पर थोड़ा आशा करते हैं कि एटलीस्ट बाजार यहाँ पर स्टेबलाइज हो इससे पहले कि कोई फ्रेश मूव आती हुई दिखे। चलते हैं सुमित जी के पास, सुमित के सुपर हिट के लिए। बताएं सुमित जी। दीपांशु, एक और एक स्टॉक सेल साइड का रडार पे आया है। स्टॉक ने अभी तक बाकी बैंकिंग स्टॉक्स की तरह फॉल नहीं दिया है, लेकिन अब ये फॉल देगा। स्टॉक का नाम है कोटक बैंक। 1931 का अभी भाव चल रहा है। कोटक बैंक में अब जस्ट बिकवाली और गिरावट की शुरुआत हो रही है और ये स्टॉक यहां से ये भी एक अच्छा फॉल दिखाना चाहिए। बाकी बैंकिंग स्टॉक्स के बाद में ये चल रहा है, लेकिन इसके अंदर भी यहां से फॉल देखने को मिलेगा। तो कोटक बैंक के अंदर यहाँ पे सीएमपी पे बिकवाली करे, इसके अंदर ऊपर में 1955 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाना है। नीचे में कोटक बैंक के अंदर मेरे को लग रहा है कि 1900 के लेवल टूट सकते हैं और 1880 रुपए तक के लेवल कोटक बैंक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो कोटक बैंक के अंदर बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। ऑप्शंस के जरिए कोटक बैंक में 1920 वाला पुट अभी सीएमपी पे खरीदारी करे। नीचे में 22 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं। सीएमपी चल रहा है इसका 38 रुपए, ऊपर में टारगेट बनेंगे इसके 50 रुपए से लेकर 60 रुपए तक के। कोटक बैंक का 1920 का पुट यहाँ पे खरीदारी कर रहा है। 22 से 23 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर में टारगेट बनेंगे 50 रुपए से लेकर 60 रुपए तक के। स्पॉट के टारगेट बनेंगे 1900 से लेकर 1880 तक के। इसको यहाँ पे सेल करके चलने का सलाह रहेगा। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए कोटक बैंक पर बिकवाली की राय। इस बीच काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रेड होते हुए दिख रहा है जहां तक पूरे के पूरे फार्मा स्पेस का सवाल है। भारी गिरावट हुई कैडला, ऑरो फार्मा, लुपिन, ग्लेनमार्क पर, और अब अगर आप देखेंगे पिछले 10 मिनट में निचले स्तरों से 5 से 6% की रिकवरी भी हुई है। तो कैडला निचले स्तरों से 5% रिकवर हुआ है, ऑरो 4.5% रिकवर हुआ है, लुपिन, ग्लेनमार्क भी 3 से 3.5% रिकवर हुए हैं। तो कुछ भारी एक्शन चल रहा है फार्मा स्पेस में। एक लगता है कि शायद एक फ्रीक ट्रेड हुआ है या पता नहीं कुछ एक्शन हुआ है, जिस तरह से हमने देखा कि निफ्टी भी 13,131 के लिए मोमेंटरली जाते हुए दिखा था और बास्केट सेलिंग हुई फार्मा में, और उसके बाद ही इक्वली स्ट्रॉन्ग रिकवरी हो रही। तो आप सारी की सारी फार्मा चार्ट देखेंगे तो एक वी फॉर्मेशन आपको बनते हुए दिखेगा, क्योंकि एक भारी गिरावट हुई और उसके बाद थोड़ी रिकवरी फार्मा में भी होती हुई दिख रही है। इस बीच आप देख रहे हैं एलएनटी में भी थोड़ी रिकवरी के संकेत आए हैं। अशोक लेलैंड, एनटीपीसी, टाटा केमिकल्स, तो लगभग सभी शेयर्स में हमने देखा है कि भारी गिरावट है और अभी भी दबाव बना हुआ है। 3 से 3.5-4% की गिरावट है, पर निचले स्तरों से भी काफी स्ट्रॉन्ग एक वहां पर रिकवरी भी आती हुई दिखी है। तो डेफिनेटली बाजार अब थोड़ा स्टेबलाइज होने के संकेत दे रहा है या कोशिश कर रहा है। यहां से फ्रेश सेलिंग आ सकती है, बट देखते हैं कि अब और कितनी गिरावट बाकी है जहां तक इस स्पेस का सवाल है। इस बीच पीएनबी पर भारी बिकवाली है, 10% ये स्टॉक फिसल चुका है। वेदांता अब 11% से ज्यादा की गिरावट आते हुए दिखा रहा है। गेल पर भी आप देखें तो 8% की गिरावट का प्रेशर है। टाटा पावर, एक बार इस पर भी राय ले लेते हैं। किरण जी, 70 के नीचे फिसला है टाटा पावर, निचले स्तरों से 1.5% ये स्टॉक रिकवर जरूर हुआ है। क्या ये 70 को लेवल को होल्ड करते हुए दिख रहा है या फिर और प्रेशर बनेगा सर? नहीं, जिस तरीके से बास्केट सेलिंग हुई है ओवरऑल मार्केट में, मुझे नहीं लगता है मीनिंगफुल पुल बैक देखने को मिलेगा। थोड़ा सा कंसल्ट करेगा और वापस स्लिप होते नजर आ जाएंगे। तो इधर अगर किसी के शॉर्ट पोजीशन है तो 73.50 का स्टॉप लॉस रहना चाहिए, शॉर्ट पोजीशन रहने चाहिए। एक ऑप्शन सपोर्ट है 70 का जो टूट गया है, पर मेरा मानना है कि अगर 70 के नीचे कंसिस्टेंटली रहता है तो आते दिनों में वापस एक बार 65 के लेवल्स देखने को मिल जाने चाहिए। ओके, तो थोड़ी और यहाँ से आपको प्रेशर बनते हुए दिख सकते हैं, जिस तरह से मार्केट का गिरावट का प्रेशर और बनते हुए दिख रहा है। इंडसइंड बैंक, सचिन जी क्या करना चाहिए इंडसइंड बैंक? मेरे को याद है फ्राइडे को आपने इस पर भी बिकवाली की राय दी थी, एंड ऑफ कोर्स हाई बीटा में सबसे आगे रहता है जहां तक तेजी या फिर गिरावट का सवाल है। अब किस तरह की चाल देखते हैं इंडसइंड बैंक पर? वेल दीपांशु, आई थिंक जिस तरीके से हमने इस पैटर्न को रीड किया था, लगभग 920 के आसपास मुझे याद है हमने एक शॉर्ट पोजीशन बनाने की सलाह दी थी 850 इस पर्टिकुलर टारगेट के लिए। जिस तरीके से स्विंग हुआ है और थोड़ी सी यहाँ पर मुनाफा वसूली हो रही है, उसकी वजह से एक बाउंस बैक वापस आ रहा है। मुझे लग रहा है इमीडिएट बेसिस पे तो फ्रेश शॉर्ट्स डिप्लॉय नहीं करने,
बट डेफिनेटली जिस तरीके से इसने एक यू टर्न लिया है ऑन द वीकली चार्ट, तो मुझे लग रहा है यहाँ से थोड़ी सी बिकवाली और गहरी रह सकती है अगले कुछ दिनों में। सो छोटे से कंसोलिडेशन के बाद मुझे लग रहा है यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस ही कंसीडर करने चाहिए। जिस तरीके से पुल बैक है, मेरी उम्मीद तो ये है कि अराउंड 880 के आसपास अभी एक काफी बड़ा स्टिफ रेजिस्टेंस बन चुका है काउंटर में। एंड जिस तरीके से मुनाफा वसूली है, मुझे लग रहा है इसका जो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जो लगभग अराउंड 760 के आसपास है, वहां तक ये स्विंग एक्सटेंड होना चाहिए पोजिशनली। सो इमीडिएट बेसिस पे एक पुल बैक मिल जाता है तो रिवॉर्ड टू रिस्क चेक करके वहां पर फ्रेश शॉर्ट पोजीशन बनाने की सलाह होगी, ना ही के इस पर्टिकुलर डिक्लाइंस पे बाय करने की। तो मुझे लग रहा है 880 का रेजिस्टेंस काफी स्टिफ है, थोड़ा सा और पुल बैक आ जाता है तो वहां पर शॉर्ट्स डिप्लॉय करने की ही स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए 760 इस टारगेट के लिए। बिल्कुल, थोड़े पुल बैक की कोशिश हो रही है, मार्केट्स में भी थोड़े पुल बैक की कोशिश है, पर वो सस्टेन नहीं कर पाए। थोड़ी देर में अनिल जी भी अपनी स्ट्रैटेजी बताने वाले हैं, तो जानेंगे उनसे कि अब क्या करना चाहिए इस बाजार में, क्योंकि स्टॉक लेवल पर हम देख रहे हैं कि स्टेबिलिटी के संकेत आ रहे हैं, बल्कि ढेर सारे स्टॉक्स हैं जो निचले स्तरों से रिकवर होते दिख रहे हैं। LNT पर भी नजर डालिए, निचले स्तरों से 5.5% की रिकवरी LNT पर भी आपको आती हुई दिखी है। टाटा केमिकल 4.5% रिकवर हुआ है। इवन समथिंग लाइक UPL थोड़ी रिकवरी में इस समय पार्टिसिपेट करने की कोशिश कर रहा है, पर कोई दिग्गज स्टॉक्स में इतनी बड़ी रिकवरी नहीं आ रही, इसलिए आप इंडेक्स लेवल पर अभी भी एक बड़ा दबाव बनते हुए देख रहे हैं। तो इंडेक्स लेवल पर कोई भी राहत के संकेत नहीं है फिलहाल, और इसलिए थोड़ा प्रेशर और बढ़ा हुआ है जहां तक बाजार का सवाल है। पर जानेंगे अनिल जी से कि क्या करना चाहिए, जिस तरह से अब गिरावट के संकेत थोड़े बढ़ते हुए दिख रहे हैं इस मार्केट में। सुमित जी, एक नजर डालिए, जहां तक इस समय एक्शन है भारत फोर्ज पर भी 5% की गिरावट है, पर निचले स्तरों से लगभग 4.5% की रिकवरी भी है। क्या कह रही है इसकी चार्ट? दीपांशु, चार्ट थोड़े वीक हुए हैं भारत फोर्ज के। पिछले 11 दिनों के लोज ब्रेक हुए हैं और स्टॉक लोअर लेवल से थोड़ा सा आज भी रिकवरी दिखाया है, लेकिन अभी तक कुछ चार्ट्स में मेरे को ऐसा नहीं लग रहा कि कोई बड़ा रिवर्सल का साइन है। स्टॉक के अंदर जब तक 540 के ऊपर सस्टेनेबिलिटी देखने को मिलेगा नहीं, तब तक के लिए वेट एंड वॉच करना है। बाउंस बैक पुल बैक जरूर आ सकते हैं, क्योंकि स्टीप फॉल शार्प फॉल देखने को मिल रहा है, लेकिन 540 545 के ऊपर ही अब इसमें बाय बनेगा। जब तक वो लेवल्स नहीं टूटते तब तक लॉन्ग्स को अवॉइड करें। हो सकता है नीचे में शायद 500 रुपए तक के लेवल वापस से एक बार देखने को मिले, तो एक बार के लिए बाइंग अवॉइड करनी है भारत फोर्ज के अंदर। ओके, नज़र रखिए भारत फौज पर एक बार के लिए। इस समय तो कुछ ना करें, जिस तरह से मूवमेंट है। निचले स्तर से 260 अंक जरूर संभला है बैंक निफ्टी पर, अभी भी 0.4% की गिरावट इस काउंटर पर भी है। एक मिड कैप फेवरेट फेडरल बैंक, यहाँ पर भी काफ़ी तेज़ गिरावट है इस समय, तो नज़र रखिए उस काउंटर पर, वापस 60 के लेवल्स तक फिसल चुका है। चलिए चलते हैं अनिल जी के पास और समझ लेते हैं कि बाजार में एक्शन क्या चल रहा है और इस समय क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जहाँ तक इंडेक्स का सवाल है। अनिल जी, ग्लोबल संकेत तो प्योरली एकेडमिक है सर इस समय, क्योंकि डाउ फ्यूचर्स तो एक्चुअली रिकवर हुए हैं, 125 अंक नीचे थे थोड़ी देर पहले, अब 90 अंक ही नीचे हैं, तो डाउ फ्यूचर्स में ज्यादा भारी गिरावट नहीं है। नैस्डैक फ्यूचर्स एकदम सपाट है, बल्कि हल्की सी बढ़त है वहां पर। यूरोप में भी कोई बदलाव नहीं है, यूके के बाजार 1% नीचे हैं और बाकी यूरोप के बाजार 2-2.25% नीचे हैं। कच्चे तेल में ऑफकोर्स 3.5% की गिरावट है, और क्योंकि ये गिरावट एशिया बंद होने के बाद आई थी, इसलिए एशिया के बाजार तो ठीक ठाक ही बंद हुए थे, तो ज्यादा गिरावट हमारे बाजारों में ही है। सर बताएं क्या करना चाहिए। दीप, पहले मैं डेटा बता दूं और उसके बाद बताऊं करना क्या चाहिए। तो डेटा में जो सबसे इम्पोर्टेंट नुकसान जो हुआ है बाजार में, वो 13,500 तोड़ने के बाद हुआ है, क्योंकि 13,500 एक मनोवैज्ञानिक तौर पर और तकनीकी तौर पर एक बड़ा अहम सपोर्ट था, जिसके नीचे बाजार गिरा है। गिरने के बाद एक भी बार रिकवर नहीं हुआ है। भले आप अगर 13,131 से देखेंगे तो आपको लगेगा कि हम 150-200 पॉइंट ऊपर है, लेकिन एक्चुअली है नहीं, क्योंकि 13,131 फ्री ट्रेड था, वो हुआ एकदम से बास्केट बने। आप देखिए वहाँ कुछ ही मिनट, मुश्किल से कुछ सेकंड्स रहा होगा, तो एक्चुअली जहाँ ट्रेड हुआ है वहाँ से कोई रिकवरी नहीं है। जो फ्री ट्रेड में तो आप एक बार नीचे का लेवल देख लें, वहाँ से रिकवरी आए, उससे हम खुश हो कि रिकवरी हुई, वो बात ठीक नहीं है। तो पहली चीज़ है कि साइजेबल रिकवरी कुछ नहीं है। आप बैंक निफ्टी भी देखिए ना, 29,369 का लो है, वहाँ से 125-150 पॉइंट ऊपर है, ये क्या रिकवरी है? कोई रिकवरी है नहीं। तो पहली चीज़ तो ये कि 13,500 टूटने का सबसे बड़ा दिक्कत वाला मामला है। क्यों है वो बता दूँ। 13,500 के पुट तक 65 लाख शेयर पुट में ऐसे राइटर्स हैं जिन्होंने तेजी की पोजीशन बनाई है और आज ये पकड़े गए हैं, यहाँ पर नुकसान में हैं।
13,400 के नीचे जब आप ट्रेड कर रहे हैं तो 90 लाख शेयर पुट राइटर्स ऐसे हैं जो लॉन्ग पोजीशन बनाकर फंसे हुए हैं, तो वो हैं। और 13,300 अगर आप तोड़ेंगे जिसके आप बेहद करीब है, तो 1 करोड़ से ज़्यादा शेयर, 1 करोड़ 5 लाख शेयर ऐसे हो जाएंगे जो पुट राइटर्स लॉन्ग पोजीशन बनाकर बैठे हैं और नुकसान में। अब आप सोचिए 13,500 पे 24 लाख शेयर के पुट के इंटरेस्ट हैं, 13,600 पर 21 लाख, 13,700 पर 14 लाख शेयर। ये जो लॉन्ग पोजीशन बनाकर बैठे हैं पुट राइटर्स जिन्होंने पुट बेचे, ये अनाप शनाप नुकसान में एक ही दिन में आते हुए दिख रहे हैं। तो अब होगा ये कि जैसे जैसे रिकवरी आएगी वैसे वैसे ऊपरी स्तरों पर जो तेजी करने वाले ट्रेडर्स फंसे हैं उनकी भी बिकवाली का दबाव बना रहेगा। तो पहली चीज तो ये कि जब तक अब 13,500 वापस से पार न करे तब तक न तो आपको शॉर्ट काटनी है न तेजी के बारे में सोचना है। एक बार 13,500 पार करने दें फिर हम सोचेंगे। एक अच्छी हेल्दी करेक्शन की जरूरत थी, वो आ गया। अब वापस से उस समय असेस करेंगे कि हमारी सिचुएशन क्या है, एफआईएस के फ्लो क्या है, ग्लोबल मार्केट्स क्या है, तब देखेंगे। तो पहली चीज तो दिमाग में बिठा लीजिए कि 13,500 13,550 ये लक्ष्मण रेखा पार होने दे ऊपर की तरफ, उसके बाद हम फुल फेज वापस से तेजी में आएंगे। तब तक हम सावधान रहेंगे, तब तक आपको ये ध्यान के रख के चलना है कि चांस नीचे जाने के भी उतने ही है जितने ऊपर जाने के, क्योंकि पहले ये था दोनों तरफ वाला मामला था। तो पहली चीज ये होगी। तो 13,500 पर नजर रखिए। अगला अहम सपोर्ट जो आ रहा है वो 13,000 के आसपास आ रहा है, वहां पर 20 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, पॉइंट नंबर 1। अब आइए बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी पर दिक्कत ये कि जो 30,000 का लेवल आपने तोड़ा है उसके बाद बड़ी रिस्क खुली है नीचे की तरफ। 30,200 के नीचे से कायदे से 30,000 के पुट पर 27 लाख शेयर अब तक टोटल 30,000 तक के पुट पर ये पुट राइटर्स हैं जो लॉन्ग पोजीशन करके फंस गए। 29,500 आपने तोड़ दिया और 29,500 तक डीप 45 लाख शेयर हैं पुट राइटर्स जो फंसे हैं, जिन्होंने तेजी की पोजीशन बनाई है पुट बेचकर। तो अब आप सोचिए ये क्या करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में जब तक 30,000 30,200 वापस बैंक निफ्टी पार नहीं आता है तब तक आपको सावधान रहना है तेजी करने के मामले में। तो मैं 2 लेवल दे देता हूं, 13,500 13,550 ये क्रॉस करेगा तो ही निफ्टी वापस ताकत दिखाएगा। 30,000 30,200 ये क्रॉस करेगा तो ही वापस ताकत दिखाएगा। अदरवाइज जो अगला अहम सपोर्ट है निफ्टी पर 13,000 के आसपास आ रहा है और बैंक निफ्टी पर 29,000 के आसपास आ रहा है, जिस पर आपको नजर रखनी है। ये डेटा आपको साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। और इस बीच देखिए इंडिया विक्स 21% का उछाल इंडिया विक्स में, और इंडिया विक्स में उछाल का मतलब आप साफ समझ सकते हैं कि किस तरह से वॉलेटिलिटी बढ़ने के और कमजोरी बढ़ने के संकेत इंडिया विक्स से आते हुए दिख रहे हैं। 21% इंडिया विक्स इस वक्त बढ़ता हुआ। आइए 2:50 वक्त है वसीम साहब से फिर से मुलाकात करने का, लेते हैं कुछ उनकी बेहतरीन पिक्स। वसीम साहब के लिए बिल्कुल स्वागत है वसीम साहब आपका। आपके शॉर्ट कॉल्स रॉक करते हुए एनटीपीसी, एमएनएम फाइनेंस, टाटा मोटर्स, मदरसन सुमी, बताएं सर अपडेट, किसी में प्रॉफिट बुक करना है तो वो भी, और साथ ही फ्रेश कॉल्स भी। अरे सर 9% प्रॉफिट मिल रहा है आपको। 90 रुपए पे मैंने खड़े होके कहा था 13,200 की पुट लेना, आज 220 मार गई। 400 जाएगी 13,200 की पुट दिलाइए लोगों को। जैसे आप कह रहे थे 8,000 पे सर लेना नहीं है। अब आपके लिए जो कॉल है 9% मिला है आपको टाटा मोटर, मदरसन सुमी, और 5% मिला है आपको एनटीपीसी और एमएनएम फाइनेंस। अब आपके लिए 2 शॉर्ट कॉल है और रखिए। और मैं अभी भी कहता हूं पुट लेके जाइए, पुट विल गिव यू अनऑर्डिनेट प्रॉफिट बाय द नेक्स्ट वीक। बताएं सर। तो पहला शॉर्ट है सर टाइटन 1480-82 में बेचिए, 1520 का स्टॉप लॉस, 1370 का टारगेट। दूसरा शॉर्ट है सर चोलामंडलम फाइनेंस 5960 में बेचिए, 365 का स्टॉप लॉस, 332 का टारगेट। ओके तो टाइटन में बिकवाली करने की राय और चोलामंडलम में बिकवाली करने की राय इस वक्त वसीम साहब की तरफ से। 1370 का स्टॉप यहाँ पर टारगेट रखिए, 1520 के स्टॉप लॉस के साथ बिकवाली करने की राय टाइटन पर वसीम साहब की तरफ से। चोलामंडलम 359-360 की रेंज में आपको बेचना है, 332 के टारगेट के लिए। चलिए ये है आपके लिए राय वसीम साहब की तरफ से 2 और स्टॉक में बिकवाली की। आइए सुमित जी हमारे साथ तैयार है, वक्त है सुमित का सुपर हिट ये शेयर लेने का। बताएं सुमित जी। अनिल जी स्टॉक्स में एक एक करके गिरावट आ रही है, गिरावट रुक नहीं रही है। निफ्टी वापस से लोस के पास आने को तैयार है, बैंक निफ्टी वैसे ही वीकनेस दिखा रहा है। और जब मैंने एचडीएफसी बैंक पे व्यू दिया था तब आपने पूछा था कि एचडीएफसी पे क्या करना है, तो अनिल जी अब आया है एचडीएफसी रडार पे।
एचडीएफसी जस्ट अभी 2400 का लेवल तोड़ रहा है और एचडीएफसी में अब यहां से गिरावट बढ़ती हुई देखने को मिलनी चाहिए। स्टॉक सबके पीछे धीरे से गिर रहा है, लेकिन अब ये गिरने वाला है। एचडीएफसी के अंदर यहां से बिकवाली करे, सेल साइड का व्यू लेके काम करे सीएमबी पे। ऊपर में स्टॉक का जो रेजिस्टेंस है 2460 2470 के आसपास है और एक अच्छा और बड़ा फॉल एचडीएफसी में देखने को मिलना चाहिए। स्टॉक के अंदर जो नीचे में टारगेट बनेंगे 2360 रुपए से लेके 2320 रुपए तक के बनेंगे। बड़े वाले स्टॉक की बात कर रहा हूं मैं एचडीएफसी की। बिकवाली करे 2360 से लेके 2320 रुपए तक के टारगेट एचडीएफसी में देखने को मिल सकते हैं। ऑप्शंस के जरिए 2400 वाला पुट 45-48 के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसको खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 25 रुपए का नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर में 65 रुपए से लेके 75 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। एचडीएफसी का 2400 का पुट लिया जा सकता है, फ्यूचर में सेल किया जा सकता है। 2360 से लेके 2320 तक के टारगेट देखने को मिलने चाहिए। ओके, 2400 का पुट खरीदें आप इस वक्त एचडीएफसी लिमिटेड में, और ये 65 से 75 रुपए तक के टारगेट के लिए आपको, और एचडीएफसी लिमिटेड हम थोड़ी देर पहले बात कर ही रहे थे कि क्या यहाँ पर भी बिकवाली बन सकती है, और वैसी बिकवाली बनती हुई दिख रही है। 25 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, 65 से 75 तक के टारगेट के लिए आपके लिए यहाँ पर बिकवाली करने की राय। दिन के लो पॉइंट पर फिर से बाजार आते हुए वक्त है वागले का वंडर का। वागले साहब के लिए बिल्कुल जी, वागले साहब बताएं। अनिल जी, बैंकिंग में ही बेच के खड़े रहना है मेरे हिसाब से। इंडसइंड मुझे बेचना है 833 834, थोड़ा सा मैं लंबा व्यू लूंगा। 838 839 तक बाउंस आता है तो बेच के खड़े रहे। 845 का स्टॉप लॉस। मुझे ये 800 के नीचे जाने के लिए तैयार लगता है। मेरा 790 का टारगेट होगा शायद कल तक। ओके, तो 790 का टारगेट के लिए यहाँ पर आप करके चलिए बिकवाली। इंडसइंड बैंक हाई बीटा फ्रंट एंड सेंटर, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। और थोड़ा संभलने के बाद बाजार अब फिर से फिसलना शुरू कर रहे हैं। 500 पॉइंट नीचे आपको निफ्टी आते हुए दिखाएगा। 13,250 पर फिसल चुका है। 1500 पॉइंट्स की गिरावट आपको बैंक निफ्टी पर दिख रही है और 1700 पॉइंट से आपको नीचे सेंसेक्स इस समय आते हुए दिखाता है। तो हल्की सी रिकवरी जो हुई थी थोड़ी देर पहले बाजार में, अब वापस वो बिकवाली में बनती हुई दिख रही है। 11% नीचे इंडिया बुल्स हाउसिंग इस समय आते हुए दिख रहा है। सन टीवी पर 8% की गिरावट है। कैनरा बैंक यहां पर भारी गिरावट है। और आईटी स्टॉक्स, मिड कैप आईटी स्टॉक्स जो एक अच्छी इनिंग्स खेल रहे थे बाजार में, वहां पर भी आप तेज गिरावट आते हुए देख रहे हैं। इस बीच थोड़ी देर में अनिल जी की तरफ से एक और बढ़िया कल के 2000 कॉल आने की तैयारी में है। और जो अब मजबूत स्टॉक्स हैं वहां पर थोड़ा प्रेशर और बढ़ते हुए दिख रहा है। जुबलेंट फूड यहां पर देखिए 4% की गिरावट इस स्टॉक पर भी आती हुई दिख रही है। और क्योंकि ये अनलॉक की थीम थी, अब ये जो फ्रेश डर आए हैं होटल, हॉस्पिटैलिटी, एयरलाइन इंडस्ट्री के लिए थोड़ा फियर बढ़ते हुए दिख रहा है। तो क्या यहां से और गिरावट आएगी? सुमित जी, जुबलेंट फूड गिरेगा यहां से और 4% नीचे अभी? देखिए दीपांशु, स्टॉक वैसे तो ओवरऑल बहुत मजबूत है, लेकिन आज मार्केट की गिरावट में ऑफकोर्स इसको गिरना ही है। स्टॉक गिरावट दिखा रहा है, लास्ट 3-4 दिनों के लोज पे आ चुका है। नीचे में स्टॉक के जो सपोर्ट दिख रहे हैं चार्ट्स के ऊपर, वो 2580 से 2600 के आसपास दिख रहे हैं। तो वहां तक का फॉल तो जुबलेंट फूड के अंदर दिख रहा है। तो बाइंग के लिए तो एक बार वेट करना है। 2700 के ऊपर सस्टेन करेगा तब इसमें बाइंग सोचेंगे, नहीं तो इसको बाइंग अवॉइड करना है। सेल साइड का पोजीशंस होल्ड करें। 2600 2580 ये इमीडिएट टारगेट जुबलेंट फूड में देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो 2580 तक के टारगेट्स जुबलेंट फूड में आते हुए दिख रहे हैं। सचिन जी के पास एक कॉल तैयार है, अनिल जी के पास एक कॉल तैयार है। बिगुल बजाते हैं अनिल जी के लिए कल के 2000। बताएं सर। दीप, जाहिर सी बात है शॉर्ट करने की राय इस वक्त जिस तरह के स्टॉक्स एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं, और मैंने स्टॉक जो ढूंढा है शॉर्ट साइड पर वो है बालकृष्णा इंडस्ट्रीज। 1550 रुपए के आसपास ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बनाने की राय है बालकृष्णा इंडस्ट्रीज में। 2 वजह, एक तो देखिए सेक्टर लीडर आपका अपोलो टायर ऑलरेडी 8% लुढ़का हुआ है, बुरा हाल है अपोलो टायर्स का। तो और दूसरा ये सबके सब लोग, किरण जी से लेकर सचिन जी से लेकर सब लोग, किसी ने ऑटो स्टॉक को छोड़ा नहीं है बेचने के लिए। अगर ये सब मिलकर ऑटो स्टॉक बेच रहे हैं तो जाहिर सी बात है ऑटो के बाद ऑटो एंसिलरी, जैसे ठीक बैंक्स के बाद एनबीएफसी का नंबर लगता है, वैसे ही ऑटो के बाद ऑटो एंसिलरी स्टॉक, तो चाहे वो मदरसन हो, भारत फोर्ज हो, या फिर आपका बालकृष्णा, अपोलो तरह की ये स्टॉक्स हैं, ये आपके लिए बिकवाली करने की राय है। और क्यों बिकवाली करने की राय है उसकी वजह भी बता दूं। आज की जो पूरी की पूरी कमजोरी है ये है इंपोर्ट की भी
यूरोप से। यूरोप की वजह से हम कमज़ोर होते हुए दिख रहे हैं, और वो कंपनियां जिनका यूरोप से कुछ ना कुछ कनेक्शन है, जैसे कि टाटा मोटर्स, मदरसन, सुमी वगैरह, ये वो स्टॉक्स हैं जो ऑलरेडी अच्छे खासे कमज़ोर हो ही चुके हैं। तो जो यूरोप से कनेक्शन रखने वाली कंपनियां, उनमें थोड़ा आपको सावधान रहना है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, यहाँ पर 55% रेवेन्यू यूरोप से इस कंपनी का आता है, तो इस लिहाज से यहाँ पर थोड़ा दबाव बन सकता है। यहाँ पर बेचे, छोटा टारगेट 1525 के आसपास का मैंने सोचा था, लेकिन वो तो बात करते करते आ चुका है। लेकिन अब आगे के जो टारगेट हैं वो 1500 रुपये का रखिए आप बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के लिए, और 1460, 1430 ये बड़े टारगेट हैं। अगर बाजार का मूड माहौल खराब रहा तो 1460, 1430, नहीं तो 1500 रुपये का टारगेट रखकर यहाँ पर शॉर्ट करें। 1425 के आसपास आने के बाद अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलें। वैसे मैंने स्टॉप लॉस 1575 का रखा है, और मैं जानता हूँ वागले साहब का भी ये फेवरेट स्टॉक है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, तो वागले साहब स्टॉप लॉस टारगेट में मदद करें, बताएं सर क्या रखने चाहिए बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के लिए। अनिल जी, थोड़ा सा आज स्टॉप लॉस का प्रॉब्लम होगा क्योंकि बाउंस बैक्स काफी होंगे। मेरे हिसाब से 1560 के नीचे का स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए। आपने शायद वही कहा है 1560 का, और मेरा पहला टारगेट मैंने 1575 का है। हाँ, तो मैं 1560 काफी है मेरे हिसाब से। अगर 1560 ट्रिगर हो जाता है तो 1575 भी हो सकता है। 1560 ठीक है, और 1500 का पहला टारगेट, और दूसरा टारगेट 1400, 1465, 1470। ओके, ठीक है, ये है आपके लिए राय। 1575, 1560 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें और शॉर्ट पोजीशन बनाकर चलें बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में। एक एक करके स्टॉक धीमे धीमे कमजोर होते हुए दिख रहे हैं, और वहां पर आपको रखनी है सावधानी। आइए अगला बिगुल सचिन जी के लिए देखते हैं। सचिन जी के लिए BTSTT का बिगुल। बताएं सचिन जी। अली जी, फ्रेश ब्रेकडाउन है इंडिगो में। जिस तरीके से ये ब्रेकडाउन हुआ है, काफी अच्छा पुल बैक भी मिल रहा है। अराउंड 1522 के आसपास इसके फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं। सो 1522 से लेके 1530 एक अच्छा जोन है जहां पर फ्रेश शॉट्स डिप्लॉय करने चाहिए। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 1565 का, सॉरी 1555 का, एंड ऑन द लोअर साइड मुझे लग रहा है जिस तरीके से ये ब्रेकडाउन है तो 1440 तक ये पर्टिकुलर मूव एक्सटेंड होनी चाहिए। सो फ्रेश शॉट्स डिप्लॉय करने की सलाह होगी इंडिगो इस पर्टिकुलर काउंटर में। ऑलरेडी इसके जो शॉर्ट टर्म एवरेजेस है उसमें काफी अच्छा कन्वर्जन हो चुका है, एंड जिस तरीके से इसका ADX शिफ्ट हुआ है मुझे लग रहा है ये पुल बैक अच्छा है। ये एक हेल्दी साइंस है शॉर्ट्स, फ्रेश शॉट्स डिप्लॉय करने के लिए। सो 1555 के स्टॉप लॉस के साथ 1440 इस टारगेट के लिए बेचना है इंडिगो को। 1440 के टारगेट के लिए बिकवाली करिए इंडिगो। अब अनलॉक से रिलेटेड थीम्स, या फिर आप कह सकते हैं कि लॉकडाउन के डर वाली थीम्स थोड़ा आप फोकस आते हुए देखेंगे। हालांकि एक दिन का मूवमेंट है और इंपोर्टेड बिकवाली है, बट डेफिनेटली इन सभी सेक्टर्स में आप गिरावट आते हुए देख रहे हैं। ऐसी कंपनीज जिसमें यूरोप का एक्सपोजर थोड़ा ज़्यादा हो या US यूरोप का एक्सपोजर ज़्यादा हो, वहाँ पर भी आप इस समय प्रेशर बनते हुए देख रहे हैं, तो इसलिए गिरावट आ रही है। IT जो एक सेफ हेवन बन रहा था, थोड़े होल्ड आउट कर रहा था, वहाँ पर भी आपने देखा है फिलहाल काफी ज्यादा तेज गिरावट आती हुई दिखी है। सेल स्टील अथॉरिटी यहाँ पर 3.5% की गिरावट है। नजर रखिए इस स्टॉक पर जिस तरह से एक्शन बना है। कोफोर्ज मार्केट फेवरेट और मिड कैप IT में सबसे एक्टिव स्टॉक, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 7.5% की गिरावट है। किरण जी, थोड़ा स्टेबलाइज होने की कोशिश कर रहा है कोफोर्ज, बस 2400 के नीचे फिसला है, बल्कि 2300 तक गया है जहां तक डेज लो का सवाल है। क्या करना है सर, फिर से बिकवाली करें जो थोड़ा रिवाइवल आया है इस पे? थोड़ा सा और बाउंस बैक आ जाना चाहिए, क्योंकि जो गिरावट हुई वर्टिकल है, तो मेरा मानना है कि थोड़ा सा आइदर कंसोलिडेट हो या थोड़ा सा पुल बैक और आए, उसके बाद बेचेंगे तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल होगा। दीप, अभी इमीडिएटली बेचने की सलाह नहीं होगी क्योंकि पहले ही वर्टिकल फॉल आ चुका है, तो मेरा मानना है कि थोड़ा रुकना चाहिए। कंसोलिडेट या पुल बैक आते ही हम इस पे ट्रेड लेंगे। बिल्कुल, तो थोड़ा अब रुके, फ्रेश शॉट ना इनिशिएट करें, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। बट ऐसा नहीं है कि ये स्टॉक गिरना बंद हो गया है। देखिए दोबारा अब निफ्टी एक रिकवरी अटेम्प्ट करते हुए दिख रहा है, और एक बार फिर से जो हमने अभी 20 मिनट पहले देखा था कि निचले स्तरों से स्टॉक्स रिकवरी कोशिश कर रहे हैं। टाटा पावर जो थोड़ी देर पहले 68 तक गिरा था, वापस 70 के ऊपर आते हुए दिखा है। अदानी एंटरप्राइजेस यहाँ पर थोड़ी रिकवरी आई है। एस्कॉर्ट्स 1250 के करीब आपको सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है। पिडलाइट भी थोड़ा आपको सपोर्ट देने की कोशिश कर रहा है, पर इस समय थोड़ी मुश्किल जरूर बाजार की बढ़ती हुई दिख रही है। और क्योंकि
दिग्गज स्टॉक से अभी भी सपोर्ट नहीं आ रहा है, इसलिए आप गिरावट का प्रेशर और बढ़ते हुए देख रहे हैं। एक व्यू ले लेते हैं पीवीआर पर भी, क्योंकि 1300 के लेवल्स पर काफी तेजी से पीवीआर आ गया है। बंसल जी, 125 रुपए की गिरावट है पीवीआर में, 1300 पर सपोर्ट लेते हुए दिखता है स्टॉक, या फिर यहां से और फिसलेगा? देखिए दीपांशु, 1290 के लेवल से एक रिबाउंड देखने को मिला है, बट चार्ट्स टोटली एटलीस्ट शॉर्ट टर्म के लिए डिस्टॉर्टेड हैं। तो जो पुल बैक आना था 1300 रुपीज से, वो ऑलरेडी 50 रुपीज का आ चुका है, और ऊपर में हम देखें तो 1380, 1385 एक स्ट्रॉन्ग हर्डल है अभी शॉर्ट टर्म के लिए। तो एज ऑफ नो ये जो पुल बैक चल रहा है थोड़ा सा एक्सटेंड हो सकता है, बट शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ खरीदारी की राय नहीं होगी पीवीआर के अंदर। बिल्कुल, खरीदारी की तो राय इस समय नहीं बन रही है, पर शायद यहाँ पर आप सपोर्ट लेते हुए देख सकते हैं जहाँ तक पीवीआर का सवाल है। अगेन देखिए 2-2.5% की रिकवरी हुई है निचले स्तरों से। एस्कॉर्ट्स अब 1260 के ऊपर जाते हुए दिखाया। अदानी एंटरप्राइजेज अब 435 के करीब आते हुए दिख रहा है। गोदरेज प्रॉपर्टीज यहाँ पर भी जो भारी बिकवाली हुई थी, अब थोड़ा सपोर्ट में वो कन्वर्ट होती हुई दिख रही है। तो डेफिनेटली एक फिर से बाजार पुल बैक अटेम्प्ट कर रहा है। 13,400 के करीब निफ्टी भी आते हुए दिखा है, और 29,600 के करीब बैंक निफ्टी भी आते हुए दिख रहा है। तो 100-125 अंकों की रिकवरी निचले स्तरों से बाजार में आई है इस समय, बट छुपने की जगह बाजार आपको नहीं दे रहा है। ये एक क्लियर संकेत है आज की भारी गिरावट में। फिलहाल नाल्को, सुमित जी, अच्छी ट्रेड्स मिले हैं इस पर, और ऑफ कोर्स तेजी को तो आपने काफी अच्छी तरह पकड़ा था। अभी 40 के नीचे फिसला है नाल्को, 10% की गिरावट है। आज के लिए सेलिंग ओवर या फिर एक फ्रेश शॉर्टिंग का है मौका? बाउंस बैक पे अब शॉर्ट बनेगा, क्योंकि स्ट्रक्चर थोड़ा सा सभी स्टॉक्स का और इंडेक्स का अगर हम देखेंगे तो वीक हो रहा है, और बाउंस बैक पुल बैक जरूर आएंगे एक बार, लेकिन एक बार के लिए मेरे को लग रहा है कि अब ये बाउंस बैक पुल बैक में सेल साइड में बैठना ज्यादा प्रेफरेबल होगा। लेवल्स ज्यादा रोल प्ले करेंगे, किन लेवल्स पे शॉर्ट करना है वो इंपॉर्टेंट है। नेल्को ने 40 रुपए का सपोर्ट तोड़ दिया है, और उसके नीचे आज क्लोजिंग देखने को मिलती है, तो ये स्टॉक फिर आने वाले दिनों में 36 रुपए से लेकर 35 रुपए तक के लेवल दिखा सकता है। तो पुल बैक बाउंस बैक का वेट करें, और उस पुल बैक बाउंस बैक में नेल्को को शॉर्ट करें। जिन्होंने शॉर्ट कर रखा है वो एक अच्छा खासा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के पोजीशंस को होल्ड करें, क्योंकि ये और नीचे के लेवल देखने को मिलेंगे। 36 से 35 रुपए तक के लेवल नेल्को में देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो 36 से 35 के लेवल्स नैल्को पे दिखेंगे। पर एक बार एविएशन काउंटर्स को पुल अप करिए। अभी थोड़ी देर पहले हम इंडिगो की बात कर ही रहे थे, जिस तरह से वहां पे गिरावट आई। सचिन जी ने सेल कॉल भी दिया है। बड़ी खबर, भारत ने 31 दिसंबर तक यूके से सभी उड़ानें रद्द करने का फैसला लिया है। तो इंडिया इज जॉइनिंग अ लिस्ट ऑफ कंट्रीज, क्योंकि काफी सारी यूरोपीय के देशों ने ऑलरेडी ये फैसला ले लिया है। जर्मनी, इटली, फ्रांस यहाँ पर ये फैसला ले चुके हैं। इसके अलावा कनाडा ने भी ये डिसीजन लिया हुआ है। आयरलैंड ने ट्रांसपोर्ट रोक दिया है यूके से आने वाला। और अब आप देख रहे हैं कि भारत में भी 31 तारीख तक यूके की सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। तो ऑफकोर्स 2 ही लिस्टेड प्लेयर्स हैं। जेट एयरवेज तो अभी ऑपरेशनल नहीं है, बट इंडिगो और स्पाइस जेट बड़ा इम्पैक्ट इस पर आते हुआ 10% का निचला सर्किट ऑलरेडी स्पाइस जेट पर लगा हुआ है। इंडिगो पर भी भारी गिरावट आती हुई दिख रही है। तो ये जो नया स्ट्रेन मिला है वायरस का, ये एक चिंता बढ़ाते हुए दिख रहा है। लंदन में ऑलरेडी रेस्ट्रिक्शंस बढ़ा दिए गए हैं। क्रिसमस सेलिब्रेशंस अब कैंसिल हो चुके हैं, और ये नया स्ट्रेन वायरस का थोड़ी परेशानी बढ़ाता हुआ इस समय बाजारों के लिए 31 दिसंबर तक यूके के सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। ये है भारत सरकार का फैसला, और टाइमली फैसला लिया है, क्योंकि ग्लोबली भी हम देख रहे हैं बाकी देशों ने भी ऑलरेडी ये मेजर्स कर दिए हैं। 2 दिन पहले यूके ने डिस्क्लोज किया था कि एक नया स्ट्रेन मिला है वायरस का, जो चिंता बढ़ा रहा है। हालांकि फ्रांस के हेल्थ मिनिस्टर ने कहा है कि जो हमारी करंट वैक्सीन हैं वो इस नए स्ट्रेन के खिलाफ भी सक्सेसफुल होनी चाहिए, बट डेफिनेटली क्योंकि ये 70% ज़्यादा तेज़ी से फैलता है, तो उसका इम्पैक्ट बाजार पर आते हुए दिख रहा है इस समय। अनिल जी, फरवरी की याद आ गई सर, 10 महीने पहले जब ऑलमोस्ट आई थिंक 21-22 फरवरी को ही ये एक्शन शुरू हुआ था, जब रेस्ट्रिक्शंस आई थी फ्लाइट्स की। यूरोप में तेजी से मामले बढ़े थे, यूएस में भी कंसर्न्स बढ़ते हुए दिख रहे थे, और ऑलमोस्ट 10 महीने बाद एग्जैक्ट सेम डेट्स पर ये एक्शन आते हुए दिख रहे हैं। तो भारत सरकार ने भी फैसला लिया, यूके की उड़ानें रद्द कर दी गई जब तक इस नए वायरस के बारे में पता नहीं चलता। तो मार्केट का पैनिक इससे और बढ़ना चाहिए, या फिर थोड़ा मार्केट को समझना चाहिए कि गवर्नमेंट की तरफ से भी टाइमली एक्शन आ रहा है? दीप, देखिए
टाइमली एक्शन तो हेल्थ बचाने के लिए, वेल्थ बचाने के लिए तो नेचुरली ये सब चीज़ें फिर से जो रेस्ट्रिक्शंस दुनिया भर में बढ़ रहे हैं और जिसका हिस्सा हम भी बन रहे हैं, ये ठीक नहीं है। इससे ज़्यादा जो चीज़ है वो ये कि आपको करेक्शन के लिए कोई बहाना चाहिए। अब वो कब किस बहाने से करेक्शन आएगा ये कहना मुश्किल है। हो सकता है अगर कोरोना की वेव नहीं आती वापस से और ये यूरोप की खबरें नहीं आती तो हो सकता है आप किसी स्टिमुलस पैकेज में देरी की वजह से गिर जाते। मतलब गिरने के लिए कारण क्या होगा ये किसी को पता नहीं, लेकिन ये आपको हमको सबको पता है कि मार्केट माफ कीजिएगा किसी न किसी लेवल से थोड़ा ओवरबोट होकर करेक्शन देने की कोशिश में है ही, और वो हुआ है। तो देखिए अब उसको कारण जो भी माने जो भी बने वो अपनी जगह है, लेकिन आपको स्क्रीन को रेस्पेक्ट करना है। स्क्रीन जब आपको कह रही है कि भाई स्टॉप लॉस लगा लीजिए अगर आप तेजी की पोजीशन में, और मैं आज सुबह भी यही बात कर रहा था कि जब रेंज बाउंड ट्रेड हो तो आप रेंज बाउंड ट्रेड करते रहिएगा। सुबह भी आपको एक मौका दिया बाजार ने परफेक्ट लेवल पर एंट्री करने का और परफेक्ट लेवल पर एग्जिट करने का भी। 13,775 13,850 परफेक्ट शॉर्ट जोन या बिकवाली की रेंज है, वहां पहुंचा भी। सिमिलरली अगर आप एंट्री और एग्जिट दोनों परफेक्ट लेवल पर करेंगे, सिर्फ एक बार आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा और वो सिर्फ एक बार वाला दिन आज था। तो अगर आप डिसिप्लिन के साथ 30,200 के स्टॉप लॉस पर थे या डिसिप्लिन के साथ 13,600 के स्टॉप लॉस पे थे तो आप देखिए आप कितने सेफ है। लेकिन अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो समस्या है। तो ट्रेडिंग में डिसिप्लिन बहुत जरूरी है और इन्वेस्टर्स के लिए तो हम कह रहे थे कि थोड़ा आप रुक कर करें, ज्यादा बढ़िया। तो अब ये सब चीजें हैं, हो सकता है दीप मैं बहुत साफ कह रहा हूं कि 2 दिन बाद वापस भूल जाए कि अरे रेस्ट्रिक्शंस लगे थे, और 2 दिन बाद फिर हमें ये याद आएगा अरे वैक्सीन बहुत अच्छी मिल गई है, सबको मिल रही है तो चिंता की बात नहीं है, ये तो ठीक है, 1 आध दिन का करेक्शन था। तो मार्केट किसी भी तरह बिहेव कर सकता है, वाइल्ड मूवमेंट आ सकते हैं ऊपर और नीचे दोनों की तरफ। तो ये भी ना माने कि यूके पर 4 देशों ने फ्लाइट पर बैन कर दिया इसका मतलब सब कुछ खत्म हो गया, या फिर स्टिमुलस पैकेज आ रहा है और वैक्सीन आ रही तो सब कुछ अच्छा हो गया। ये मार्केट का तरीका है ट्रेड करने का, इसके साथ रहना जरूरी है, इसके अगेंस्ट रहना ठीक नहीं। इसमें सिंपल चलिए, आप इसके साथ रहेंगे तो आप अपने आप पैसा बचा भी पाएंगे, बना भी पाएंगे, और इसके अगेंस्ट अपनी धुन में चलेंगे तो नुकसान होने के चांस बढ़िया। तो जब बाजार आपको कह रहा है कि थोड़ा हल्के हो जाइए, करेक्शन के मूड में, वेट एंड वॉच, आराम से शांति से रखिए ना, बैठिए ना, जब मौका मिलेगा अपने अपने लेवल ध्यान में रखिए। 13,500 13,550 के ऊपर निफ्टी वापस टिकेगा तो आपको फ्रेश खरीदारी के मूड में आ जाना कि करेक्शन एक हेल्दी करेक्शन जरूर थी, पूरा हो गया, अब वापस से बढ़ेंगे। 30,200 30,350 इस रेंज के पार वापस बैंक निफ्टी निकल कर टिकेगा, फिर से खरीदारी करनी है। तब तक आराम से दोनों तरफ के ट्रेड, या यूं कहें कि सेल ऑन राइज वाला मार्केट थोड़ा बना है आज के करेक्शन के हिसाब से, पहली चीज। दूसरी चीज ये, अब तक हमेशा आपको दिन के दौरान कनेक्शन मिलता था और वापस बाजार रिकवर हो जाते थे। बड़े समय बाद 3-4 हफ्तों के बाद आपको 1-1.5 दिन का 2 दिन का करेक्शन मिलेगा। तो क्या ये करेक्शन कल ही खत्म हो जाता है या करेक्शन 1-2 दिन से ज्यादा चलता है, ये भी कल आपको पता चलेगा। तो मेरा ये मानना है कि हड़बड़ी और जल्दबाजी न करें, कल का दिन और देखें, निकालें, उसके बाद पक्का मन बनाएं तेजी या मंदी की तरफ। तो आज और कल का दिन सावधानी से निकाल लें, परसों से आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि करेक्शन लंबा है, ये 1-1.5 दिन का हमेशा जो करेक्शन मिलता है उतना ही मिला है और वापस से बाजार रिकवर हो सकता है। क्या करें, अगर आज शाम को आप स्टिमुलस पैकेज की उम्मीद में डाउ 200-300 पॉइंट चढ़कर बंद हो जाए, कल फिर आप कहेंगे अरे ये तो बहुत अच्छा मौका था करेक्शन में खरीदारी करने का, पॉसिबल है, हो सकता है। और पता चला डाउ भी डर गया ब्रिटेन से, और कल अगर आप सुबह सुबह देखें कि अमेरिका 400-500 पॉइंट नीचे बंद हुआ है, वहां पर भी तो करेक्शन की जरूरत है सबको, अगर नीचे बंद हुआ है तो फिर लगेगा लंबा मामला है। तो बेहतर है, जिस चीज का जवाब आपके पास नहीं है तो आपके पास क्या है, आपके पास एक ही चीज है, अपनी पोजीशन को ढंग से होल्ड करना, संभालना। आप वो काम करें बजाय बाजार के मूवमेंट को क्लियर कट प्रेडिक्ट करने के। वो पॉसिबल नहीं है इस वक्त, न डेटा में पॉसिबल है न न्यूज में पॉसिबल है। डेटा में पॉसिबल तब होता है जब न्यूज ना हो, जब इवेंट्स ना हो। इवेंट्स जब हैं, इवेंट्स किस तरह से पैन आउट होगी वो किसी के भी बस की बात नहीं। इसलिए शांति से आराम से 1 आध दिन देखिए, न हड़बड़ी मत कीजिए, न तेजी की तरफ न मंदी की तरफ। आराम से रिलैक्स होकर अपनी पोजीशन को मैनेज करने की कोशिश करें, ये ज़्यादा ठीक रहेगा दीप आपके लिए। जी दीप। बिल्कुल, तो थोड़ी पोजीशंस मेंटेन करें, रिस्क के हिसाब से स्टॉप लॉसेस ज़रूर आप मेंटेन करें। पर इस बीच हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से कुछ और कॉल्स तैयार हैं, चलते हैं सचिन जी के पास BTST कॉल के लिए। बताएं सचिन जी। वेल दीपांशु, वापस रेडार में आया है टाटा मोटर्स। इनफैक्ट जिस तरीके से इसने एक स्विंग बनाया है वहां से एक रिकवरी जरूर आई है, बट जिस तरीके से इसके ऑप्शंस डेटा शेप अप हो रहा है, यहाँ पर क्लियरली एक बेस शिफ्ट हो चुका है। पहले जब हमने इसमें बिकवाली की सलाह दी थी वो लगभग अराउंड 180 के आसपास थी, मुझे लग रहा है अभी यहाँ पर 165 के आसपास फ्रेश डिप्लॉय करना चाहिए। STBT के
रूट थ्रू 168.50 का लगाना चाहिए स्टॉप लॉस 3.5 पॉइंट्स का। एंड जिस तरीके से ये बेस शिफ्ट हुआ है मुझे लग रहा है कि नीचे 155 के आसपास अभी सपोर्ट बन चुका है। सो लगभग मुझे लग रहा है ये जो मूव इनिशिएट हुई है 185 190 जोन के आसपास की, ये जो करेक्टिव एक्शन है मुझे लग रहा है वो कहीं जाकर 152 से लेकर 155 के आसपास कंप्लीट होनी चाहिए। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर फ्रेश शॉट्स अभी भी डिप्लॉय करने हैं टाटा मोटर्स पे। 168.50 का स्टॉप लॉस, 155 का होगा फाइनल टारगेट। ओके तो 155 के टारगेट के लिए टाटा मोटर्स यहां पर आपको करनी है बिकवाली। यूके में बड़ा एक्सपोजर है, प्रोडक्शन यूनिट्स एंड जेएलआर की प्रेशर बढ़ते हुए दिख रहा है। आइए स्वागत करते हैं जय ठक्कर का कैश के ऑप्शन के लिए। स्वागत है जय, बताएं क्या करना चाहिए इस समय। गुड आफ्टरनून टू यू दीपांशु एंड गुड आफ्टरनून टू अनिल जी। देखिए दीपांशु, मैं कहूँगा कि जो हिसाब से ये हमें एक रिवर्सल, शार्प रिवर्सल देखने मिल रहा है, ये चीज़ कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि प्रोबेबिलिटी बढ़ चुकी है कि आपका मीडियम टर्म ट्रेंड रिवर्स हो चुका है, शॉर्ट टू मीडियम टर्म ट्रेंड। एंड अब मार्केट में थोड़ा बहुत हमें कंसोलिडेशन, साइडवेज मोमेंटम देखने मिल सकता है अनटिल अनलेस कोई बहुत बड़ी पॉजिटिव खबर आ जाए। क्योंकि जो हिसाब से एक सेल ऑफ अक्रॉस हमें मार्केट्स देखने मिला है, इसमें एक प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि हमें साइडवेज से कंसोलिडेशन और भी देखने मिले। तो दीपांशु, मैं कहूँगा कि यहाँ पे हमारी पुट ऑप्शन खरीदने की सलाह रहेगी निफ्टी में। अभी अगर करंटली हम देखें तो 13,350 के आसपास निफ्टी ट्रेड कर रहा है। हम इसका 13,400 का एक पुट ऑप्शन खरीद कर चलेंगे, इन द मनी वाला पुट ऑप्शन खरीदेंगे। और इस ये 170 के आसपास मिल रहा है दीपांशु अभी। सो ये 170 पे हम 13,400 का पुट ऑप्शन खरीदने की सलाह देंगे। अभी स्टॉप लॉस यहाँ पे नीचे में रखना है करीब 127 का, 40 पॉइंट नीचे 167 170 में मिल रहा है। 127 का स्टॉप लॉस रहेगा। पहला टारगेट जो ऊपर में बन रहा है दैट कम्स टू अराउंड 202। सेकेंड टारगेट इसका बन रहा है 226, 202, 226। ये दो टारगेट के लिए निफ्टी का 13,400 का हम पुट ऑप्शन खरीदने की सलाह दे रहे हैं। बहुत काफ़ी अच्छा बड़ा सेल ऑफ आया तो यहाँ पे बाउंस बैक आ सकता है दीपांशु। वोलेटिलिटी काफ़ी बढ़ चुकी है इंडिया वीक से अगर हम देखें तो। मेरी कहना है यही रहेगा कि स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ और क्विक ट्रेड के साथ और प्रॉफिट भी अगर जल्दी बुक कर लेना चाहिए अगर आपको देखने मिले। और अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो एग्जिट भी इमीडिएट होना चाहिए रेदर देन कंटिन्यूइंग द पोजीशन, बिकॉज वोलेटिलिटी काफ़ी बढ़ गई है। बिल्कुल, तो थोड़ी गिरावट बढ़ती हुई दिख रही है और अब पुट खरीदने की सलाह है जय की तरफ से। इस बीच मैं सुमित जी से उनका सुपर हिट कॉल लूं उससे पहले एक बार डाउ फ्यूचर्स पर नजर डालिए, क्योंकि अभी तक डाउ फ्यूचर्स रिएक्ट नहीं कर रहे थे, सिर्फ 100-125 पॉइंट्स नीचे थे। अब गिरावट डाउ फ्यूचर्स पर भी आपने आती हुई दिखी है और डाउ फ्यूचर्स फिलहाल आपको बड़ी गिरावट दिखा रहे हैं। 250 अंक नीचे डाउ फ्यूचर्स हैं। तो थोड़ी देर में डाउ फ्यूचर्स पर भी एक रिएक्शन आया है। इस समय यूरोप के बाजार अभी भी उतनी ही गिरावट में है। फ्रांस के बाजार अब थोड़ा और फिसले हैं। जर्मनी में हल्की गिरावट बढ़ी है। यूके अभी भी 1.25% नीचे है, बट डाउ फ्यूचर्स पर अभी थोड़ी देर पहले एक गिरावट आती हुई दिखी है। पर चलिए सुमित जी के पास चलते हैं, जानते हैं उनकी सुपरहिट कॉल क्या है। बताएं सुमित जी। दीपांशु, मेरे को लगता है कि अशोक लीलैंड अभी तक रडार पे आया नहीं, वो छूट गया, तो मेरे को लगता है इसको नहीं छोड़ना चाहिए, इसको भी यहाँ पे बेचना चाहिए। अशोक लीलैंड में गिरावट है, पिछले 10 से 15 दिनों के लोस टूट रहे हैं, बॉलिंगर बैंड का मिडल बैंड तोड़ा है, इसको यहाँ पे सीएमपी पे सेल करना चाहिए। अशोक लीलैंड में यहाँ से गिरावट बढ़ेगी और नीचे में मेरे को लग रहा है 88 रुपीज के इमीडिएट टारगेट बनेंगे और 88 के लेवल टूटने पे 85 रुपीज तक के टारगेट अशोक लीलैंड में देखने को मिल सकते हैं। ऊपर में 95 का इसके अंदर रेजिस्टेंस बनेगा। ऑप्शंस के जरिए बाढ़ में 50 वाला पुट ₹3.90 ₹4 पे ट्रेड हो रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। अशोक लीलैंड का बाढ़ में 50 वाला पुट और नीचे के अंदर इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाए ₹2.5 का और ऊपर में टारगेट बनेंगे ₹5.5 से लेके ₹8 तक के। बाय अशोक लीलैंड 9250 पुट एट सीएमपी, स्टॉप लॉस 2.50, ऊपर में ₹5.5 से लेके ₹8 तक के टारगेट बनेंगे। स्पॉट लेवल के हिसाब से ₹88 और ₹85 ये टारगेट्स अशोक लीलैंड में देखने को मिल सकते हैं। स्ट्रक्चर वीक हुआ है, हफ्ते से 10 दिन के लो टूटे हैं, बॉलिंगर बैंड का मिडल बैंड टूट के उसके नीचे क्लोजिंग देखने को मिल रही है, तो ये संकेत अशोक लीलैंड के लिए नेगेटिव है।
बिल्कुल, तो ये है आपके लिए अशोक लेलैंड पर भारी गिरावट के संकेत इस समय आते हुए देख रहे हैं। मार्केट फेवरेट ट्रेडर फेवरेट स्टॉक्स यूजुअली पहले होते हैं जो गिरते हैं, और एग्जैक्टली वैसा ही आप एक्शन देख रहे हैं। तो एक बड़ी रैली के बाद और एक मार्केट फेवर्ड रैली के बाद अब अशोक लेलैंड पर आई है गिरावट। चलते हैं अनिल जी के पास और जान लेते हैं फाइनल स्ट्रैटेजी क्या है। अनिल जी, जैसे मैं अभी हाईलाइट कर रहा था, अब डाउ फ्यूचर्स पर भी गिरावट आई है। हालांकि इतनी भारी गिरावट नहीं है, अभी भी 1% से कम ही की गिरावट है। पर हाँ, अभी थोड़ी देर पहले 125 पॉइंट्स नीचे थे, अब 250 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स है। नैस्डैक फ्यूचर्स ½ % नीचे है सर। यूरोप के बाजार, जर्मनी 2.5% नीचे है, फ्रांस लगभग 3% नीचे है, और यूके में 1.5% की गिरावट है। कच्चे तेल पर नजर डालिए, 4.5% की गिरावट आपको ब्रेंट और नाइमेक्स में दिखेगी। ब्रेंट अब $50 के नीचे फिसल चुका है, आज सुबह $52 के करीब था। तो अब गिरावट और एसेट क्लासेस में भी फैलती हुई दिख रही है सर, और हम भी डेज लो के करीब हैं। बताएं क्या करना चाहिए। दीप, देखिए बात सही है आपकी कि गिरावट ज़्यादा नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम 250 पॉइंट भी डाउ नीचे देखने के आदी नहीं है। पिछले मतलब महीने 1.5 महीने से आदत ऐसी खराब होकर रखी है ना कि लाल निशान में डाउ फ्यूचर देखने की आदत पड़ी नहीं है, और दिखते हैं तो भी 50, 100, 75 पॉइंट, और उसमें हमारा ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा यही रहता है। कॉन्फिडेंस से हम ओवर कॉन्फिडेंट जो हुए हैं कि भाई ठीक है ना, 50-100 डाउ गिर भी जाएगा तो क्या हो जाएगा। लेकिन आज पहली बार थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हिला है लोगों का कि भाई हाँ, वाकई में कोई कारण से गिर रहे हैं। और उसके बाद जब अब इस तरह की खबरें आती कि एक के बाद दूसरा देश बैन लगा रहा है फ्लाइट्स पे, ये सारी चीज़ें हो रही है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि किसी तरह से की कोई रीजनेबल रिकवरी निचले स्तरों से आ नहीं रही। इनफैक्ट लोअर लोज बनाने की कोशिश निफ्टी की जो होती दिख रही है, ये थोड़ी चिंता की बात है। इसलिए मेरा ये मानना है कि जो थोड़ी देर पहले जो मैं कह रहा था वही चीज़ वापस से कहूँगा, वो आप सुन ही चुके हैं कि एक आध दिन शांति से बैठिए। क्या करेक्शन 1-1.5 दिन का है, इसका जवाब कल मिलेगा। क्या करेक्शन लंबा चलने वाला है, इसका जवाब भी कल क्लोजिंग पे मिल जाएगा। तो हड़बड़ी किस चीज़ की, अगर एक दिन हम बिना कुछ किए बिना कुछ करे नहीं निकाल सकते हैं तो फिर कैसे काम चलेगा भाई। तो आराम से बैठिए, अपनी जो पोजीशन है, मतलब अभी इस मार्केट में दोनों तरह के लोग होंगे। एक ये जिन्हें कुछ ना कुछ नया करना ही करना है, भाई क्यों करना है, चाहे तेजी की पोजीशन हो चाहे मंदी की पोजीशन, एक दिन रुक जाइए। और जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशन है वो अपनी पोजीशन को रीअसेस कर लें। जैसे जिन्होंने मंदी की पोजीशन बनाई है उन्हें भी ये सोचना चाहिए कि उनके नसीब से इतना पैसा बनाए। कोई सोचकर ऐसा नहीं कि एक साथ आज 1500 पॉइंट गिर जाएगा और इतना बड़ा पैसा बन जाएगा। ये हो गया तो थोड़ा आप प्रॉफिट बुक करके या फिर अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लें, या अपने सामने कहीं कहीं आप हेजिंग करके चल लें, वो कर लें। अगर आपकी तेजी की पोजीशन है तो आप कितनी संभाल सकते हैं। फर्ज करें डाउ 500 पॉइंट आज गिर जाए और कल वापस से 100-150 पॉइंट या 13,000 की निफ्टी आ जाए, क्या आप संभाल सकते हैं? ये सवाल का जवाब आप ले लें और वो करें। फ्रेश पोजीशन कुछ भी ना बनाएं, ज़्यादा बढ़िया, न तेजी की न मंदी की। 1500 पॉइंट नीचे तेजी की मंदी की पोजीशन बनाना भी एडवाइजेबल नहीं है, और तेजी की पोजीशन आप फेंक दें वो भी ठीक नहीं है। लेकिन आपको अपनी कैपेसिटी पता होनी चाहिए। बाजार को छोड़ दीजिए, इस वक्त बाजार पर दिमाग मत लगाइए, आप सिर्फ अपनी पोजीशन पर दिमाग लगाइए कि आप क्या कर सकते हैं, कितना हैंडल कर सकते हैं। और इस पर मैं एक आशु सर से भी राय लेना चाहता हूं, बाजार पर और निफ्टी पर और पोजीशन पर। आशु सर बताएं। अनिल जी, आपको मैं भी सुन रहा था, आपने एक बिल्कुल चीज ठीक बोली। एक दिन से भी ज्यादा जो आपने इंपॉर्टेंट चीज बोली अनिल जी, 13,500 का लेवल। अनिल जी, टाइम और दिन नहीं देखना। अब मतलब जिस तरह का अनिल जी एक ही दिन में, चाहे वो एक ही दिन में हो गया, कॉम्पोजिशन ये हो गया कि एक्सपायरी तक सब फंस गए। मतलब जिसको भी वो एक होता है ना कि कंपल्सिव ट्रेडिंग होती है, जो इतने दिनों में बोल रहे थे इन स्पाइट ऑफ बीइंग ए ब्रोकर, हम ये कह रहे हैं कि ट्रेड नहीं करना, शांति से बैठ जाओ, बिल्कुल लिमिटेड ट्रेड रखो। और अनिल जी, मैंने आपको ध्यान हो पिरामिड बनाया था कि ऐसी मार्केट में पिरामिड इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, ऊपर जाके बिल्कुल थिन इन्वेस्टिंग होनी चाहिए। तो अनिल जी, जो अब फंस गए ना, अब अगर उनको, मुझे लगता है कि 99% अब एक्सपायरी पे एग्जिट नहीं मिलेगा। सो मोर देन टाइम, एक दिन 2 दिन, एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज कि मार्केट में डाउ 200 पॉइंट बढ़ भी जाए और हमारे यहाँ वो इफेक्ट नहीं आए, क्योंकि जो ट्रैप हो गया अनिल जी, उसको इतनी जल्दी एग्जिट नहीं मिलेगा और स्मार्ट मनी पूरा यूज उठाएगी एक्सपायरी का। सो आई एम लिटिल कंसर्न कि ये जो ट्रैपिंग है ये दिन से नहीं, ये लेवल से जाएगी। अगर 500-600 निफ्टी गया किसी भी वजह से, तो आप मानिए कि करेक्शन ओवर होगी। अदरवाइज तो अनिल जी और भी डीप करेक्शन हो सकती है। बिल्कुल, तो अब थोड़ा आपको चाल अपनी संभालनी पड़ेगी इस बाजार में, जिस तरह से एक्शन बनते हुए दिख रहा है। जय के पास एक कॉल बाकी है, बिगुल बजाते हैं जय के जैकपॉट का। बताएं जय।
दीपांशु, टाटा स्टील और इंडसइंड बैंक के तो हमने जो पुट दिए थे वहाँ पे प्रॉफिट बुक हो चुका है। अभी हीरो मोटोकॉर्प मुझे यहाँ से वीक लग रहा है। एट द मनी स्ट्राइक का ही पुट ऑप्शन लेकर चलना है। 3000 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन जो करीब अभी आपको 91 के आसपास मिलेगा, इसको लेकर चलना है। 74 का स्टॉप लॉस रहेगा, एक छोटा सा 17 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। पहला टारगेट जो दीपांशु यहाँ पे बन रहा है वो है 136 का, एंड सेकंड टारगेट बन रहा है 152। रीज़न ये सेकंड टारगेट 152 का इतना अग्रेसिव टारगेट बिकॉज जो हिसाब से हीरो मोटोकॉर्प में एक बाउंस बैक खत्म हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस स्टॉक इज नाउ हेडिंग टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ ऑलमोस्ट 2800। तो यहाँ से लगभग 200 पॉइंट की हमें गिरावट इमीडिएटली देखने मिल सकती है। यही लेवल्स IM2 से देखने मिल सकती है। तो एक अच्छा फॉल हमें हीरो मोटोकॉर्प में यहाँ से देखने मिल सकता है। वेव सी नीचे की तरफ स्टार्ट हो चुका है, तो यहाँ पे पुट ऑप्शन लेकर चल सकते हैं। रिस्क रोड पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देखें तो सेकंड टारगेट के लिए काफ़ी बढ़िया ट्रेड बनकर आ रहा है। ओके, तो ये है आपके लिए हीरो मोटो पर पुट खरीदने की राय। सचित जी ने भी थोड़ी देर पहले यहाँ पर खरीदारी की बिकवाली की राय दी थी और कहा था 2850 के एक पोजिशनल टारगेट के लिए आप बिकवाली करके चल सकते हैं। तो नज़र रखिए, सचित जी ने भी यहाँ पर शो की शुरुआत में बिकवाली की राय दी थी और अब जय की तरफ से भी पुट खरीदने की राय आ रही है। आदत नहीं है पर इतनी भारी गिरावट के बाद क्लोजिंग की तरफ मूव करते हैं। आज डिप पर आपने खरीदारी नहीं देखी है बल्कि पुल बैक पर फ्रेश सेलिंग आती हुई दिखी है। 500 पॉइंट्स निफ्टी पर गिरे हैं। मई के महीने के बाद सबसे बड़ी गिरावट इस समय इंडेक्स के लेवल पर आपको आती हुई दिख रही है। तो भारी गिरावट आज हुई है और कोई भी स्टॉक सेफ नहीं रहा है। सारे के सारे निफ्टी कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग एंड इन्फोसिस आपको आज गिरावट के साथ क्लोज होते हुए दिख रहे हैं। इन्फोसिस 1% नीचे है बट ONGC 10% की गिरावट दिखा रहा है। गेल यहाँ पर भी 8.5% की गिरावट है। IOC यहाँ पर आपने देखा है 7.5% की गिरावट। टाटा मोटर्स, इंडसइंड बैंक, BPCL, M&M, कोल इंडिया, NTPC, टाटा स्टील, कहीं पर भी देखिए आपको भारी गिरावट आती हुई दिखी है। ICICI बैंक 4.5% ये स्टॉक नीचे है। L&T 4% नीचे आते हुए दिखाया आपको। डॉक्टर रेड्डीज नए हाई के बाद 3.5% की गिरावट। HDFC लिमिटेड 3% नीचे। रिलायंस इंडस्ट्रीज यहाँ पर भी आपने 3% की गिरावट देखी है। TCS यहाँ पर 1.5% की गिरावट। HUL होल्ड आउट करने की कोशिश करी पर 1.5% नीचे बंद होते दिखा और कोटक महिंद्रा बैंक 1.25% की गिरावट तो इस स्टॉक पर भी आपने देखी है। फ्यूचर्स की बात करें तो हैवी सेलिंग नाल्को 11.5%, अनिल जी की शॉर्ट कॉल, RBL बैंक टारगेट्स अचीव होते हुए 11% ये स्टॉक गिरा है। वेदांता 10% की गिरावट यहाँ पर। PVR, BHEL 10% नीचे। PNB दिखी है। इसके अलावा लंबी लिस्ट है वायदा कारोबार के स्टॉक्स की। इनफैक्ट सारे के सारे वायदा कारोबार के स्टॉक्स भी आपको नेगेटिव क्लोजिंग ही देते हुए दिखे हैं। और इस बीच मन्नापुरम, जहां पर अनिल जी ने थोड़ी देर पहले आपको बिकवाली की राय दी थी, 161 पर क्लोज होते हुए दिख रहा है। पर अनिल जी के टारगेट्स यहां पर हिट हुए हैं। 161 का पहला टारगेट हिट भी हो गया। तो अनिल जी, लंबे समय बाद रेड अक्रॉस द स्क्रीन सर, सारे वायदा कारोबार के स्टॉक्स, सारे निफ्टी स्टॉक्स लाल निशान के साथ बंद और मई के बाद सबसे बड़ी एक दिन की गिरावट इंडेक्स लेवल पर सर। बिल्कुल दीप, और पहली बार इस तरह की स्क्रीन देखने को मिल रही है कि एक भी स्टॉक ऐसा नहीं जो हरे निशान में। और सबसे कम गिरने वाला इंडस टावर है जो 0.17% है। इसके अलावा इन्फोसिस भी अब 1.25% कमजोर होता हुआ। तो सारे स्टॉक्स तेजी से गिरे हैं, ये आपके सामने साफ दिख रहे हैं। इस बीच मनापुरम भी अपना पहला टारगेट हासिल करता हुआ नजर आया। जो शॉर्ट कॉल हमने दिया था आपको थोड़ी देर पहले 161 रुपये के टारगेट तक, वो भी पहुंचा है। सारे स्टॉक्स धीमे धीमे करके अपने टारगेट्स के नजदीक आते हुए दिख रहे हैं। शॉर्ट साइड के सारे टारगेट्स आपके सामने हासिल होते हुए भी दिखे हैं। तो जो क्लोजिंग हुई है वो थोड़ी कमजोर है। एक बार जल्दी से भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स और यूरोप के बाजारों पर नजर डालें, ताकि कल सुबह जब आप आएँ तो आपको ध्यान में रहे कि बाहर के बाजार किस तरह का प्रदर्शन करते हुए बंद हुए और वहाँ पर किस तरह की सिचुएशन रही है। तो डाउ फ्यूचर्स 250 पॉइंट नीचे नजर आ रहे थे थोड़ी देर पहले जब हमने नजर डाली, तो हाँ जी हाँ, अब ओ माय गॉड 330 पॉइंट अब नीचे है और 75 पॉइंट नीचे अब आपके लिए नेस्डेक होता हुआ दिख रहा है। तो डाउ में गिरावट और बढ़ती हुई नजर आ रही है। यूरोप भी जल्दी से देख लीजिए ताकि आपको आइडिया लगेगा क्या यूरोप में 2-2.25% की कमजोरी जो अब तक दिख रही थी उससे ज़्यादा कमजोरी होती हुई दिख रही है या उतनी ही गिरावट है। 0.25% इंग्लैंड के बाजार नीचे, 3% डैक्स, 3% कैक, ये तीनों ही बाजार जो जर्मनी के हैं और इंग्लैंड के, ये सारे के सारे बाजार जो हैं, फ्रांस के बाजार, ये सारे के सारे कमज़ोर होते हुए आपको नजर आएंगे। तो सब जगह गिरावट का माहौल है। देखते हैं अब कल क्या कुछ होता है। फिलहाल 330 अंक डाउ फ्यूचर्स नीचे जब हम आज के शो का समापन कर रहे हैं। लेकिन शो का समापन करें उससे पहले जो फाइनल क्लोजिंग आए
उसके पहले मैं आपको बता दूं कि शाम के लिए क्या है खास। जिस वजह से आज बाजार में गिरावट हुई है वही शाम का शो भी होगा 6 बजे वाला आपके लिए। ब्रिटेन में कोरोना का नया दौर शुरू हुआ है। एक दिन में 36,000 नए रिकॉर्ड मामले आने के बाद से वहाँ पर हड़कंप मचा हुआ है और बताया जा रहा है कि कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट आया है जो 70% ज़्यादा तेज़ी से लोगों का अपना शिकार बना रहा है और इस नए स्ट्रेन को फैलने से रोकने के लिए ब्रिटेन में पूरा लॉकडाउन वापस से लग गया है। कई देशों ने ब्रिटेन पर ट्रैवल बैन भी लगाया, भारत सरकार भी अलर्ट मोड पर है। लेकिन सवाल ये कि ये नया जो कोरोना का वेरिएंट आया है ये कितना खतरनाक है, इसके फैलने की वजह क्या है, क्या कोरोना की वैक्सीन इसका मुकाबला कर पाएगी और इसके मुकाबले के लिए आप, हम और हमारा देश कितना तैयार है, इन सवालों के जवाब लेने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ होंगे दो खास मेहमान, डॉक्टर रमन गंगाखेड़कर, पूर्व हेड एपिडेमोलॉजी और कम्युनिकेबल डिजीज ICMR से, डॉक्टर रवि गोडसे, प्रेसिडेंट पेंसिल्वेनिया मेडिकल कंसल्टेशन LLC के। ये दोनों बताएंगे आपको आसान भाषा में। आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं, राय दे सकते हैं। हैशटैग आपकी खबर आपका फायदा इस्तेमाल करें इस हैशटैग का और शो पर अपनी राय भेजें। वायरस का पलटवार, हिंदुस्तान होशियार, ये है आज शाम का 6 बजे का शो। 8:30 बजे का शो होगा एसेट एलोकेशन से वेल्थ क्रिएशन। यहाँ मनी गुरु में 2021 में आपका वेल्थ क्रिएशन का क्या लक्ष्य है और ये लक्ष्य पूरा होगा या नहीं होगा तो कैसे होगा, इसके लिए क्या सही स्ट्रेटजी आपको बनानी है और किस तरह से आप जल्दी से सही स्ट्रेटजी बनाकर अपने वेल्थ क्रिएशन के गोल को आप हासिल कर सकते हैं। 2020 के वो सबक भी जानेंगे जो 2021 में आपके काम आएंगे और साथ ही वो सटीक फॉर्मूला जो आपके हाथ में देगा वेल्थ क्रिएशन की चाबी। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होंगे एडलवाइज में पर्सनल वेल्थ एडवाइजरी के हेड राहुल जैन। उनसे करेंगे हम इस खास बात पर चर्चा, तो रहिएगा हमारे साथ। आइए बढ़ते हैं आगे और फाइनल क्लोजिंग आपके सामने रख दी जाए। 432 अंकों के नुकसान के साथ निफ्टी बंद हुआ है 13,328 पर, वो भी आज रिकॉर्ड हाई बनने के बाद। सेंसेक्स बंद हुआ है 1400 अंक नीचे 45,553, 47,000 के पार निकलने के बाद। और बैंक निफ्टी 1258 अंकों के नुकसान के साथ 29,456 पर आज क्लोजिंग देता हुआ। रुपए में भी कमजोरी दिखी है, आप देख सकते हैं रुपये भी 73 रुपये 78 पैसे पर ट्रेड करता हुआ कमजोरी के साथ वहां पर भी ट्रेड होता हुआ आपको नजर आएगा। तो चारों तरफ बिकवाली और कमजोरी का माहौल आज के सेशन में आपके लिए। आप सभी से विदा लेने का वक्त है और लेकिन विदा लेने का वक्त है और उससे पहले बता दूं इस गुरुवार, चूंकि शुक्रवार को छुट्टी है, तो आपके लिए आपका पसंदीदा विशेष शो फिर से आ रहा है, मस्ती की पाठशाला। और बाजार में जितना भी तनाव हो, आज तो सोमवार है, पहले ही दिन ऐसा लग रहा है कि 3-4-5 दिनों का नहीं 3-4-5 हफ्तों का तनाव हमने झेल लिया, लेकिन चिंता न करें, तनाव आपका दूर होगा भी, क्योंकि हमारे सारे एक्सपर्ट्स के साथ मस्ती की पाठशाला होगी गुरुवार को दोपहर 3:30 बजे। और इस बार का टॉपिक ये है जिससे कि सुनकर आपके सबके चेहरे खुल जाने चाहिए। टॉपिक ये है कि आप किस सेलिब्रिटी से कौन सा गिफ्ट चाहते हैं। न्यू ईयर पे आपको गिफ्ट मिले, ये हमारी शुभकामना है। उनसे मिले जिनसे आप चाहते हैं, वो मिले जो आप चाहते हैं, लेकिन आपको बताना होगा कि किससे क्या लेना चाहते हैं और क्यों लेना चाहते हैं। इस पर करेंगे हम मस्ती की पाठशाला हमारे सभी एक्सपर्ट्स के साथ। तो आप सोचकर तैयार रखें कि आपको क्या गिफ्ट चाहिए और किससे चाहिए और क्यों चाहिए, ये है टॉपिक, ताकि मैं आपको पहले से सफिशिएंट टाइम दे रहा हूँ, आप आराम से अपनी विश लिस्ट बना लें कि किससे क्या आप लेना चाहते हैं। ये होगा हमारा विशेष टॉपिक। और आइए इसी पर आपका फोकस रहे, बाकी बाजार तो ऊपर नीचे चलता रहेगा, होता रहेगा। चलिए विदा लेने का वक्त है आप सभी से। बहुत बहुत शुक्रिया आशु सर, कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, किरण जी, सुमित जी, जय ठक्कर और सचिन जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए और आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुझे और दीप को दीजिए इजाज़त।